तैयार होगी। सो मेरे आप लोगों के लिए समहाउ थोड़ी बहुत स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं चैप्टर नंबर 8 के हवाले से। यानी मैं जस्ट अपना जो लेक्चर है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर करूंगा। राइटिंग के अंदर जो है टाइम मेरा बच जाएगा तो उसको हम यूटिलाइज प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 को हम शुरू में लेके चलेंगे। उसकी हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा क्योंकि अल्काइन और अल्कीन जो है हमारा पोर्शन रह चुका है उसके अंदर। सो वो हम कवर करेंगे इनके थ्रू और उसके बाद हम चलेंगे टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9, वो यूजुअल होगा। और उसके बाद फिर हम जो है चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम रात यानी शाम के टाइम में जो है वैसे तौर पे डिस्कस करेंगे। शाम के टाइम हमारा एक छोटा सा लेक्चर होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, जिसमें कि हम जो है चैप्टर नंबर 5 को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से जो है मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, क्योंकि देखो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को 10:30 का टाइम दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ पर क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो वहाँ समहाउ थोड़ा बहुत जो है वो इशू चल जाता है, यानी कि टेक्निकल इशू, टेक्निकल जो है प्रॉब्लम्स, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, हम अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है जी। कॉपरेशन रिक्वायर होती है। देखो मैं आपको बताऊं कि कभी भी कोई एक क्लास जो है वो सिर्फ टीचर के बलबूते पर नहीं चल सकती। अगर आप जो है मतलब स्टूडेंट्स जो है वो कॉपरेट ना करें सो न कभी भी क्लास जो है वो जो टारगेट होता है क्लास के अंदर वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो आप लोगों ने अपना पूरा साथ देना है और इस साथ में हम जो है इकट्ठे चलेंगे तो हमारा तमाम के तमाम टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। जल्दी से क्लास को आप लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हम जो है कुछ स्लाइड्स हैं जिसके थ्रू हम आज चैप्टर नंबर जो हमारे पास क्या कहते हैं 8 है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। सो पहले मैं जो है वो स्लाइड्स आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, उनके हम मेजर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि स्लाइड्स में सब कुछ है, ठीक है, ये तमाम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपको बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे तरीके से इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हो। सो आपको बुक जो है यानी बुक जो है उसमें से रीड आउट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको यानी कि जो मेरी स्लाइड्स हैं, ठीक है, इसको अगर आप देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से जो है मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। और मैं आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि मैं जो है समहाउ आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स जो हैं वो लेकर आया हूँ जो कि हम देखेंगे। जी, इधर है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर को बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सो वन बाय वन हम जो है एक एक स्लाइड को डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को फॉन्ट साइज भी विजिबल लगे और तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ आए, ठीक है जी। सो अब इस तरीके से है कि हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, इसके थ्रू हम जो है चीज़ों को लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे समझाता भी रहूँगा साथ साथ में, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, देखो हमने लास्ट टाइम अल्कीन के हवाले से इंट्रोडक्शन ले लिया था कि अल्कीन्स हैं क्या, ठीक है। अल्कीन्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि अल्कीन्स होते क्या। हमने कहा था कि अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उनका जनरल फार्मूला भी हमने देख लिया था, CnH2n। बेसिक तौर पे हमारे पास जनरल फार्मूला होता है फॉर अल्कीन्स, ठीक है। अब आपकी जो है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है वो बेसिक तौर पे रिएक्शंस समहाउ हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से यानी किस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं रिएक्शंस जो है वो हम करवाते हैं अल्कीन्स के, ठीक है, यानी हम प्रिपेयर करते हैं रिएक्शंस के थ्रू अल्कीन को, ठीक है जी। सो ये हमने बेसिक तौर पे देखना है। फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। सामने उसके रिमार्क्स मेंशन किए। मेरे रिमार्क्स का सिंपली मतलब क्या होता है कि उसमें हो क्या रहा है, यानी कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या। सो रिमूवल होगा हाइड्रोजन और हेलोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। और इसके थ्रू हम कहते हैं कि हम जो है
जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कीन। इसके लिए जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी तौर पे अल्काइल हैलाइड है, जिसको हमने जिसमें से करना क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन करवाना है। इसके लिए नहीं, इस रिमूवल के लिए हमारे पास जो चीज रिक्वायर है वो अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। हम अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि जो हेलोजन है और हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो अल्काइल हैलाइड था वो सिंपल डबल बॉन्ड कैरी करेगा, यानी अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेटर इंफॉर्मेशन है, हमें वो देखना भी है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल की हमने के अंदर से हमने वाटर को रिमूव करवाना है। रिमूवल ऑफ वाटर इज सिंपली कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन के लिए फिजिबल जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं, ठीक है, इनमें से रिमूवल करवाना वाटर का कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो है वो वाटर का रिमूवल करवाना फ्रॉम प्राइमरी एज कंपेयर प्राइमरी, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होता है। यानी हम समहाउ कह सकते हैं, आपने देख भी लिया, ये स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल भी है, कैटलिस्ट और रीजन के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है बाकायदा तौर पे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हार्ड रिक्वायर हैं। 75% सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर कंडीशन भी हायर है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ये कंडीशंस कुछ लाइटर हो जाएंगी, यानी आप जो है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी और कम टेम्परेचर के ऊपर भी यही रिएक्शन जो है कंप्लीट आउट कर सकते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वाटर करवा सकते हैं। और इवन के टर्शियरी अल्कोहल के लिए ये कंडीशंस और लाइट हो जाती हैं, यानी कि आप जो है उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड से भी ये काम कर सकते हैं, और इवन के जो है आपको टेम्परेचर कंडीशन भी बहुत कम रिक्वायर, यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर है, ठीक है जी। डिहाइड्रेशन के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट सिर्फ फॉर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, बल्कि आपके पास एक पूरी रेंज मौजूद है। यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर होगी जो 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। P4H जो है O10 है, ठीक है, ये बेसिक तौर पर कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है P2O5, जो हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बेसिक तौर पे बनता है ये, ठीक है। तो P2O5 या P4O10, ठीक है, ये की बात है, ठीक है। H2SO4, ठीक है, और इसके साथ हम जो है H3PO4 यानी कि जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक तौर पे समहाउ कुछ रीजेंट्स हैं कि जिनके थ्रू हम ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के डिहाइड्रेशन का जो है प्रोसेस कंप्लीट आउट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो स्लाइड्स हैं मैं आप लोगों के लिए ये विजिबल कर दूंगा, आप लोगों के जो मतलब मेरी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आप लोगों को ये मिल जाएंगी, और बाकी जो है हम इस वक्त इसको डिस्कस करते हैं, इसको हम जो है देखते हैं कि बेसिक तौर पर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। इनके थ्रू क्या हुआ कि जो लिखने का काम था वो थोड़ा सा जो है उसका टाइम बच चुका है, ठीक है, और कन्वीनियंट हो चुका है कि मैं आप लोगों को जस्ट जो है डिलीवर करूं लेक्चर और उसमें कुछ चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊं। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है बेसिक तौर पे वो डीहेलोजिनेशन है। डीहेलोजिनेशन, ठीक है, ऑफ यानी डीहेलोजिनेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बेसिक तौर पे ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास स्लाइड ओपन हो जाए जनाब, ये ठीक है जनाब, सेकंड हमारे पास आ चुकी है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, और ठीक है देख लेते हैं इसको, स्टक करने वाला जो है उस एलिमेंट उसको देख लेते हैं अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड की हम इस वक्त बात करेंगे। ये पहले हमें पता होना चाहिए टर्म विसिनल का मतलब क्या होता है कि दो एडिशन कार्बन एटम के ऊपर हेलोजेंस का लगा होना, यानी इस तरीके से अगर आप लोगों को ये विजिबल हो इस वक्त, आई थिंक मेरे ख्याल से ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है एग्जैक्टली तो ये दो कार्बन एटम है, ठीक है, इन दो एडिशन कार्बन एटम्स के ऊपर दो हेलोजेंस का लगा होना, इसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है, ठीक है जी। सो इसमें से हम क्या करने लगे हैं, हेलोजेंस को रिमूव करवाएंगे, और इनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है एक अल्काइल हैलाइड को, जो कि विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मींस टू हेलोजन कैरिंग कंपाउंड, ठीक है, हैलाइड, ठीक हो गया, उसमें से हम जो है हेलोजेंस को रिमूव करवा के उसे डबल बॉन्ड में यानी कि अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। जो रीजेंट रिक्वायर हैं, जो कैटलिस्ट रिक्वायर हैं, तो विसिनल डाइहैलाइड को हम रेड करवाते हैं विद जिंक, और जो हमारे पास सॉल्वेंट यूटिलाइज होता है वो समहाउ पोलर टाइप का है, जिसमें हम मेथनॉल का जो है इस्तेमाल करते हैं। सो मेथनॉल जो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, इसके जो है मौजूदगी में हम क्या करते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से रिमूवल करवाते हैं हेलोजेंस का और इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। हम व्हाट इज मेंट बाय विसिनल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल को आगे आ जाएगा जान, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको जो है उसका आंसर दे दूंगा। विनाइल अल्कोहल के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए कि जो है ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो जो है फंक्शनल ग्रुप हों कार्बोक्सिलिक एसिड,
हाँ देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं आपको बता दूं ये है बेसिक तौर पे, जिसमें कि आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स नजर आ रहे हैं, ये 2, ठीक है जी। सो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। इससे हम क्या करने लगे हैं, इससे हम अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे और सॉल्ट जो है वो सैचुरेटेड होगा, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो क्या है भी, सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और हम इसमें जो है जो इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड, यानी कि जो मैंने ये इस्तेमाल किया ये तो एसिड है, वैसे तौर पे हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, जब भी किसी आप एसिड के अंदर प्रोटॉन को रिप्लेस करवाते हो विद मेटल, ठीक है, सो जो एसिड होता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पोटाशियम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। मेंशन भी मैंने किया हुआ है, नाम इसका लिखा हुआ है डाइसोडियम, सोडियम का मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सोडियम भी यूज कर सकते हैं। सो ठीक है जनाब, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। सो डाई सोडियम का मतलब है कि 2 सोडियम मेटल्स यहां मेंशन किए हुए हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। सो डाई सोडियम है और इसके साथ जो है कंप्लीट नेम मैंने इसका मेंशन किया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल भी है, ठीक है, डाई सोडियम सक्सीनाइड, ठीक है, सक्सीनेट बेसिक तौर पे। और वाटर से इसको रिएक्ट करवाते हैं और जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कीन प्रिपेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा, ठीक है। लास्ट जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर, वो बेसिक तौर पे है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि कंट्रोल्ड वे ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि हम अल्काइन लेंगे, उसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, लेकिन कंट्रोल्ड वे में होगी। यानी अगर आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हो तो अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अल्केन में कन्वर्ट नहीं करना, हमने कंट्रोल्ड वे में जो है हाइड्रोजनेशन उसकी करनी है, जिसके थ्रू हम अल्कीन प्रिपेयर कर सके, ना कि अल्काइन प्रिपेयर हो। कंट्रोल्ड वे में जो हाइड्रोजनेशन होती है इसको हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इसके लिए हम लिंड्स जो है कैटलिस्ट का, लाइंडर्स कैटलिस्ट का बेसिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर के हम समहाउ कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसके पास ये महारत है कि वो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कर सकता है, यानी कि हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन से बचाता है, जो है कंप्लीट जो है हाइड्रोजनेशन के तो अल्कीन जो बनता है उससे बचाता है और अल्कीन हमें प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। अब ये चीज देख लीजिएगा कि सिस के लिए हम किसी और तरह का कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस के लिए कोई और जो है कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्काइन है, ठीक है, और अल्काइन जो है उसमें हम एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन की, P4O मेंशन किया हुआ है, ये बेसिक तौर पे नहीं है, बेसिक तौर पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिस अगर आपने जो है अल्कीन प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए जो आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये बेसिक तौर पे प्लाटिनम जो हमारे पास एक्चुअल कैटलिस्ट है, ठीक है। बेरियम सल्फेट मेंशन किया है BaSO4, ये सपोर्ट होती है, ठीक है। और क्विनोलिन बेसिक तौर पे हमारे पास मीडियम है, यानी कि हम समहाउ कहते हैं सॉल्वेंट है जिसमें कि हम ये रिएक्शन करेंगे। अगर आपने ट्रांस अल्कीन लेना हो तो ट्रांस अल्कीन के लिए आप सोडियम इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये मीडियम हमारा होता है लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम जो है रिक्वायर करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। सो ये है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जिसमें कि हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करते हैं और अल्काइन को सिंपल अल्कीन में ही कन्वर्ट करते हैं, उसे अल्कीन में कन्वर्ट होने नहीं देते, ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास थे प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये तमाम स्लाइड्स आपको जो है वो दे दूंगा, ठीक है, ये आप जो है मैं आपकी स्क्रीन पर आप जो है वो मतलब आपको जो है वो क्या कहते हैं उसे सिंपली प्रोफाइल पे अपलोड करते हुए आपको पहुंचा दूंगा। आप लोगों को इसे अगर आप लोग गो थ्रू कर लेते तो आप लोगों को जो है बुक थॉरली तौर पे रीड करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये समहाउ आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है। P4O नहीं है बेसिक तौर पे, ये जस्ट H2 यहां पर आना था क्योंकि हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, सो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, H2 का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं जरा पहले जो है चाहूंगा कि अजहान का जो क्वेश्चन था जल्दी से उसका आंसर दे दूं। वैसे तो वो बहुत अर्ली है, अभी जो है हमने उसे आगे जाके भी लेटर ऑन डिस्कस करना है, लेकिन फिर वो जहन से निकल जाएगा क्वेश्चन, तो वो नहीं दिया जाएगा आंसर उसका, ठीक है। विनाइल अल्कोहल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो ये जो विसिनल की टर्म होती है ये शो करती है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हेलोजेंस का होना, यानी 2 हेलोजन एटम्स का 2 एडजेसेंट कार्बन पे होना, ठीक है। और विनाइल की टर्म हम यूटिलाइज करते हैं इस तरह के कंपाउंड्स के लिए कि जिनमें हम कहते हैं 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है डबल बॉन्ड भी हो और इनमें से इन डबल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड में से कोई एक कम जो है कार्बन एटम जो है वो हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप भी कैरी करता हो। सो ये हमारे पास कहलाता है विनाइल अल्कोहल, ठीक है भाई। ये क्लियर अपने करनी है टर्म। विनाइल अल्कोहल का सिंपली मतलब क्या होता है, विनाइल अल्कोहल का मतलब होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान
पास डबल बॉन्ड हो और ये जो डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन एटम्स हैं इनमें से किसी एक कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, इसे हम विनाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, ये विनाइल अल्कोहल कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी जो है इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रही है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस क्या है किसी एक कंपाउंड की। ठीक है, यानी वो किस स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें किस में सॉल्युबल है किस में नहीं है, ये तमाम चीजें हमने देखनी होती हैं। सो अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स की तो आपके इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले है C2 से लेकर C4 तक के जितने भी अल्कीन्स हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम इससे लार्जर साइज की बात करें तो C5 to C15 जो हमारे पास होता है। ठीक है, C5 to C15 ट्रांस के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करते हैं। एग्जैक्टली देखो मैं आपको बताऊं, एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट इतना सफिशिएंट है कि अगर आप इसको जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करें तब भी ठीक है, एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करें तब भी ठीक है। ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो C2 to C4 जो है ये गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। C5 to C15 जो है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। और हायर जितने भी हमारे पास अल्कीन्स होंगे दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और जहां तक इनकी जो है सॉल्युबिलिटी की बात, तो चूंकि नॉन पोलर टाइप के कंपाउंड्स हैं तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे इनसाइड वाटर। ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। अल्कोहल मेंशन किया हुआ है, इसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब होता है कि ऐसी स्मेल जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये वाकई अल्कीन है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि एक स्पेशल किस्म की स्पेसिफाइड किस्म की अल्कीन की जो है स्मेल होती है जिसके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब ये होता है। ठीक है, और बर्न करता है, लुमिनस फ्लेम यानी बर्न कर सकता है, यानी बर्निंग का मतलब होता है। आप जानते हैं कि समहाउ जो आपकी नेचुरल गैस है उसमें भी समहाउ कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है उसमें अल्कीन्स की मौजूद होती है। ठीक है जनाब। लास्ट हमारे पास है दिस शो वीकली पोलर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप जानते हैं कि जो अल्कीन्स हैं इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में सब जानते हैं। जो पाई बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर एक्सपोज हैं, ठीक है, टू एनी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि ये समहाउ कुछ पोलैरिटी डेवलप करता है, समहाउ कुछ पोलर नेचर जो है वो शो करेगा। ठीक है जनाब, सो वीकली जो है पोलर नेचर को ये शो करता है। ठीक हो गया। सर हाउ अल्कोहल इज नॉन पोलर एक्सप्लेन। अभी भाई अल्कोहल पे जाएंगे तो बता देंगे, उस वक्त अभी तो अल्कोहल नहीं हम पढ़ रहे ना। चैप्टर 11 का आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, उसमें हम जो है इसका आंसर ले लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक तौर पे अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो मैंने नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो स्लाइड मेंशन की है वो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन है। हम इस वक्त रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको। प्लैटिनम पीबी यानी प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट को कोई टेम्परेचर नहीं रिक्वायर, नहीं एग्जैक्टली कोई रिक्वायर नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, कोई टेम्परेचर उसको रिक्वायर नहीं है। जो टेम्परेचर कंडीशन होगी मैंने मेंशन की हुई है वो हम देख लेंगे साथ में। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन और इस पे फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजनेशन है। और हाइड्रोजनेशन के लिए आप जानते हैं कि हम जो है निकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लैटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन प्लैटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप निकल का इस्तेमाल करते हैं तो निकल कहां से गेट करेंगे ये मेंशन किया हुआ है। रेडी निकल जिसको हम डेवलप करते हैं किस तरीके से, निकल एल्यूमिनियम अलॉय से उसको हम रेड करवाते हैं विद कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रेड करवाएंगे निकल एल्यूमिनियम अलॉय को। ठीक है, सो इसके थ्रू हमारे पास निकल प्रिपेयर होगी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे फॉर हाइड्रोजनेशन पर्पस। और हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है बेसिक तौर पे ये हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी कि कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म के अंदर वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है। ठीक हो गया। बाकी मैंने जो है कैटलिस्ट और रीजन मेंशन किया हुआ है, रीजन। ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हैं अल्कीन जो है उसमें हम जस्ट हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, सो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, मेंशन किया हुआ है अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हेलाइड्स। जाहिर सी बात है अगर हमने हाइड्रोजन जो है और हेलोजन की एडिशन करनी है इनसाइड अल्कीन तो उसके लिए जो रीजन हम इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोजन हेलाइड ही इस्तेमाल करते हैं। और ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक तौर पे HI इज विल हैव मोर एक्टिविटी विद अल्कीन एज कंपेयर टू HBr एंड इट इज ग्रेटर, इट विल ऑलवेज हैव ग्रेटर एक्टिविटी एज कंपेयर टू HCl। रीजन वही है, आप ये बात जानते हैं कि HF जो है वो वीक एसिड है। ठीक है, और रीजन क्या थी उसकी कि भाई एक तो ये कि हाइड्रोजन फ्लोराइड आपस में मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। दूसरा हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, साइज कंपेरेबल है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटना मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि HI जो है इसमें
HI की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज जो है डिफरेंट है, कंपेरेबल नहीं है, बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, एक साइज बड़ा है एक साइज छोटा है, ठीक है। तो साइज में डिफरेंस होने की बुनियाद पर हम कहते हैं बॉन्ड वीकर होगा, टूटना आसान है, इसलिए रिएक्टिविटी भी हाइड्रोजन जो है आयोडाइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HBr एंड HCl, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैंने ये बात मेंशन की हुई है कि अगर हम जो है इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो ये मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता है। ये कार्बोकेटाइन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, समहाउ किसी ना किसी कार्बन एटम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज कैरी होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बोकेटाइन का मतलब, केटाइन का मतलब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म आप कार्बोकेटाइन भी इसके अंदर गेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मेंशन कर दिया है इसके अंदर। बाकी मार्कोनिक रूल अप्लाई करते हैं इसके लिए, और मार्कोनिक रूल थोड़ा सा आपको जो है जस्टिफाई कर देता हूं। आप जानते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कौन से होते हैं, एसिमेट्रिक मैंने मेंशन किया हुआ है। एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक का मतलब एक ही होता है, जब भी जो है हमारे पास क्या हो कि जो है ना हमारा जो अल्कीन है, ठीक है, यानी अल्कीन की हम बात कर रहे हैं, सो हम कहते हैं जब भी हमारे पास जो अल्कीन हो, ठीक है, उसमें जो डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन एटम्स होते हैं, अगर इनके ऊपर अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स हों, ठीक है, जब भी हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन एटम्स में अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स हों, तो हम ये बात कहते हैं कि अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स की वजह से हम जब इसमें एडिशन करवाएंगे किसी एक अनसिमेट्रिकल रीजन की, यानी लेट्स सपोज HCl की एडिशन करवाएंगे, तो हम कहते हैं कि HCl की एडिशन अलोंग दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रूल के तहत होगी जिसे हम मार्कोनिक रूल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल हम कहते हैं कि जब इसको हम जो है आयनाइज करेंगे तो इससे हम गेट करेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सो नेगेटिव जो है, जो हमारे पास रीजन का जो हमारे पास पार्ट है, इट विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। हम कहते हैं नेगेटिव पार्ट जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी कार्बन एटम के ऊपर, और H पॉजिटिव जो है वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में से क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली नहीं आता, हम चूंकि मैकेनिज्म लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको मेंशन कर दी है, आपको ये पॉइंट कम से कम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है जनाब। और बाकी रिएक्शन है सिंपली अल्कीन को हम जो है रेड करवाते हैं विद हाइड्रोजन हेलाइड्स, ठीक है, और इसके थ्रू हम अल्काइल हेलाइड की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे होते हैं, अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जनाब। सो नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे सर हाइड्रोजिनेशन के लिए सराउंडिंग कंडीशन क्या होंगी। अगर हम निकल का इस्तेमाल करते हैं तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड टेम्परेचर रिक्वायर होगा, प्लैटिनम या प्लैटिनम के लिए रिक्वायर नहीं होता। अच्छा सर, हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? देखो जैनब, मैंने आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज पुट की हुई है, आप वहां देख सकते हैं, आपको जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरीके से बनता है, ठीक है। बाकी वो हम डिस्कस भी करेंगे लेटर ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है रिएक्शन सल्फोनेशन का है। आप सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, सल्फोनेशन को जरा देख लेते हैं। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। अब सल्फोनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जरा ये देख लीजिएगा। H2SO4 को हम रेड करवाते हैं विद H2SO4 को रेड करवाते हैं विद अल्कीन। इसमें क्या होता है कि इससे हम गेट करते हैं HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसकी एडिशन को हम जो है क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। ये सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास? इट इज सिंपली कॉल्ड एज सल्फोनिक ग्रुप, ठीक हो गया। और जो है अगर हम बात करते हैं इफ वी ऐड वाटर टू द फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप इस सेक्शन पे गौर भी करेंगे, आपके पास जो है रिएक्शन मेंशन भी किया होगा, मैंने मेंशन भी किया हुआ आगे, ठीक है। तो अगर आप जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें अगर आप वाटर की एडिशन करते हैं तो आप अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। और बाकी जो कैटलिस्ट और रीजेंट है, अगर आप इस पे जरा देख लें, तो इसमें आप जिस अल्कीन को रेड करवा रहे हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके थ्रू आप गेट कर रहे हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप वाटर के साथ फर्दर रेड करते हैं तो उसके थ्रू आप अल्कोहल गेट करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड वापस रीगेट हो जाएगा। सो व्हेन प्रोपीन, ठीक है, ट्रीटेड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, पर ऑक्साइड, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। वैसे तो पर ऑक्साइड जो है वो हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है, इन अल्कीन, ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हेलोजिनेशन है। अगर हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन किए हुए हैं, वो आपने जरूर देखने हैं। रिएक्शन टेक प्लेस इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। इसमें कोई टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं है हेलोजिनेशन के लिए। और इनर्ट एट जो है वो सॉल्वेंट, यानी कि जो हम कहते हैं कि ऐसा सॉल्वेंट कि जो रिएक्ट ना करता हो किसी भी रिएक्टिंग स्पीशी के साथ, ठीक है। इनर्ट जो है सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा कि ये क्या होता है, मैं जरा ये थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को।
सर बुक में हाइड्रोजनेशन का टेम्परेचर 100 है। हाइड्रोजनेशन का देखो मैं बताऊं आपको, हाइड्रोजनेशन जब आप करवाते हैं तो निकल की जब आप साथ करवाएंगे तो उसमें एक टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर होंगी, ठीक है। अगर आप प्लैटिनम या प्लैटिनम से करवाते हैं तो उसमें कोई टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं है, ठीक है। इवन निकल के साथ आप करवाते हैं तो 250 या 100 के अराउंड या 300 के अराउंड जो है टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर लाजमी होता है, उसके जो है तहत ही हम रिएक्शन करवाते हैं कंप्लीट आउट, ठीक है। सो टेम्परेचर कंडीशन सिर्फ निकल के लिए है, प्लैटिनम या प्लैटिनम के लिए टेम्परेचर कंडीशन एज सच नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो हम टर्म यहां पर देख रहे हैं कि कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जरा ये देख लें। CH2 ये बेसिक तौर पे, ठीक है। इसको हम कार्बोनियम आयन कह रहे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, कार्बोनियम आयन कहलाता है, जिसमें कि ब्रोमीन सेंटर में होता है और ये दोनों के दोनों जो है मतलब ब्रोमीन दोनों कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। इसमें से एक बॉन्ड कोवेलेंट होता है, दूसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आप मजे में रखिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आता है ब्रोमीन के ऊपर, तो इसको हम कार्बोनियम आयन का नाम दे रहे हैं, कि कार्बोनियम आयन कहलाता है, ठीक हो गया। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कार्बोनियम आयन डेवलप होता है और कार्बोनियम आयन जो है वो बनेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की तो मेंशन किया हुआ है Br2 और Cl2 जो है वो इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि रिएक्ट करते हैं इजी तौर पे। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है तो वो क्विकली रिएक्ट करेगा विद अल्कीन, ठीक है। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी एज सच नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन हाँ बिल्कुल, ब्रोमोनियम आयन बेसिक तौर पे ये है, मैं इसको इन जनरल कह रहा हूं, ठीक है। समाना आपका नाम आई थिंक एग्जैक्टली है। सो ब्रोमोनियम आयन जो है बेसिक तौर पे इसको कहते हैं, इन जनरल हम जो है इसको कार्बोनियम आयन जो है वो कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है अगर हम मेंशन करें, देखो यहां मेंशन किया हुआ है दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली हम जब हेलोजनेशन करवाएंगे, इवन यहां आपकी बुक में मेंशन भी किया होगा, जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमीन का कलर इंटेंस वायलेट होता है। जब आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, सो ब्रोमीन का जो कलर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इस बात की इंडिकेशन है कि डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक हो गया। बिल्कुल ब्रोमियम आयन वो मैं इस वक्त जो मेंशन किया हुआ है ये इन जनरल टर्म है, ठीक है ना, ये जनरल टर्म है। कार्बोनियम आयन का मतलब होता है कि इसमें आप जो है ये ब्रोमियम आयन है, अगर आप आयोडीन लगाएंगे तो आयोडीनियम आयन बन जाएगा, फिर तो आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, क्लोरीनियम आयन बन जाएगा अगर आप क्लोरीन लगा देते हो, ठीक है। वो जनरल बात की थी। F2 गैस का रिएक्शन कंट्रोल क्यों नहीं होता, मुश्किल क्यों होता है, इसलिए कि उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जनाब। अच्छा बाकी अगर हम एडिशन ऑफ हाइपोहेरेस एसिड की बात कर लें, सो एडिशन ऑफ हाइपोहेरेस एसिड के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वो आप देखेंगे कि एक तो ये है कि हेलो अल्केन फॉर्म करता है रिएक्शन की वजह से, जिसको हम हेलो हाइड्रीन भी कहते हैं। सो ये दोनों नेम एक ही चीज के हैं, ठीक है। दिस इज वाटर ब्रोमीन, एग्जैक्टली वो हम जो है ये कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा नैन इंडिकल बता चुका हूं, आप जरा जो है शुरू में देख लीजिएगा, जब आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा नैन इंडिकल आपको, ठीक है। मैं बाकी ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जनाब। सो हम कहते हैं कि जब भी हम हाइपोहेरेस एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद अल्कीन तो उसके थ्रू जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट गेट होता है ये हेलो अल्कोहल है, जिसको हम जो है दूसरा नाम जो देते हैं वो हेलो हाइड्रीन होता है। ये दोनों नाम इसी एक ही प्रोडक्ट के हैं जो भी मैं आपके सामने बनाऊंगा, अभी डेवलप भी करूंगा। और अगर आप बात करते हो इस पूरे प्रोसेस की, ठीक है, द कंपाउंड इन विच X एंड OH ग्रुप आर विसिनल कार्बन एटम आर कॉल्ड एज हेलो हाइड्रीन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। सो ये देख लेते हैं डबल बॉन्ड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने के साथ करते हैं, यानी जब आप ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हो विद अल्कीन, तो ब्रोमीन का एक कलर इंटेंस वायलेट है, जब आप इसको अल्कीन से रिएक्ट करवाओगे तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। हेलोजिनेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करता है या नहीं करता, वो भी हमने आगे पढ़ना है, वैसे करता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है जनाब। अच्छा इस वक्त जो है मैं आपको कह रहा था कि अगर जो दो एडजेसेंट कार्बन एटम की हम बात करते हैं, एक पे हमारे पास कोई हेलोजन आ जाए और दूसरे के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, सो इन जनरल इस तरह के कंपाउंड को हम हेलो हाइड्रीन का नाम देते हैं, या एक और जो है हमारे पास जो है वो एक नेम मेंशन किया हुआ है हेलो अल्कोहल, ठीक है। सो ये हेलो अल्कोहल भी कहलाते हैं, हेलो हाइड्रीन भी कहलाते हैं, ये इनका नाम है, ठीक है। बाकी आप जो है हाइपोहेरेस एसिड की बात करते हैं तो हाइपोहेरेस एसिड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको फौरन से जो है हम रिएक्ट करवाते हैं और फौरन से जो है हम कहते हैं कि ये रिएक्ट करने के बाद ये हाइपोहेरेस एसिड की प्रिपरेशन करेगा, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। सर इससे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा किससे भाई, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, हेलोजनेशन की बात कर रहे हैं या हाइपोहेरेस एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्कीन की करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अल्कीन के थ्रू तो अल्कीन यानी कि हम कहते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ट्रांस का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। सो अगर आप जो
बात करते हो हाइपोहेलेस एसिड की, मैंने आपसे कहा कि हाइपोहेलेस एसिड जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। आप फौरन से इसको बनाओगे और फौरन से जो है इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। सो वाटर से आप इसको रिएक्ट करवाते हो, एक बनता है HCl, एक बनता है HOCl, ये हाइपोहेलेस एसिड है। इसको आप रिएक्ट करवाते हो विद अल्कीन और इसके थ्रू हेलो अल्कोहल या आप कहते हो हेलो हाइड्रीन जो है डेवलप होगा, ठीक है। सो हेलो अल्कोहल में जो हेलो टर्म है ये हेलोजन है और अल्कोहल तो जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करेगा, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा, नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, उससे मतलब हम बात करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें और एडिशन ऑफ के अंदर हमारे पास जो है फर्स्ट अगर हम देखें तो एपॉक्साइड प्रिपेयर होता है। पहली बात तो ये कि जब भी आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हो विद अल्कीन, ठीक है, सो इसके थ्रू जो है हम कहते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट गेट होता है वो बेसिक तौर पे एपॉक्साइड है, ठीक है। एपॉक्साइड प्रिपेयर होगा और एपॉक्साइड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, साइक्लिक ईथर को हम एपॉक्साइड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जनाब। एपॉक्साइड आर यूजुअली आर यूज्ड इन जो है ग्लाइकोल फॉर्मेशन, यानी कि फर्दर जब हम जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं सो उसके थ्रू जो है हमारे पास ग्लाइकोल प्रिपेयर होता है और ग्लाइकोल के प्रिपरेशन मेथड आगे भी आ रहा है, ठीक है जनाब। अच्छा, रिएक्शन देख लें तो इसमें हम करते क्या है कि अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं डायरेक्टली तौर पे विद ऑक्सीजन और हाफ मॉलिक्यूल रिक्वायर है, एक ही ऑक्सीजन एटम रिक्वायर होता है। जो कैटलिस्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है मैंने मेंशन किया हुआ है कि हम जो टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर करते हैं वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो कि हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन, जिसको हम बेयर टेस्ट कहते हैं। और जो है बेयर टेस्ट की अगर हम जहां तक बात करते हैं तो इसके लिए जो हम रीजेंट इस्तेमाल करते हैं ये 1% अल्कलाइन, ठीक है, केमेनोफोर सोल्यूशन होता है, ठीक है। अल्कलाइन 1% केमेनोफोर सोल्यूशन को हम बेयर रीजन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, ये बेयर रीजन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की तो इस पूरे प्रोसेस में इंडिकेशन कहां से मिलती है कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये बेसिक तौर पे एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करते हैं, इवन के डिफरेंशिएट करवा सकते हैं बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, ठीक है। और हम कहते हैं कि केमेनोफोर का कलर है और ये कलर डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि जो है इसके कलर के डिस्चार्ज होने से हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड था उसमें डबल बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है जनाब। रिएक्शन देख लें, आप लोग इथीन को रिएक्ट करवाते हो विद पोटेशियम परमैंगनेट केमेनोफोर विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, और इसके थ्रू आप इथिलीन ग्लाइकोल गेट कर रहे हो, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इथिलीन ग्लाइकोल जो है आपने प्रिपेयर करना था, ठीक है। बाकी मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डेवलपमेंट होगी। साइक्लिक ईथर का मैंने आपसे कहा था कि एपॉक्साइड जो होता है इसको हम साइक्लिक ईथर कहते हैं, CH2O CH2 ये वाला, ये इसको एपॉक्साइड कहते हैं, इसको साइक्लिक ईथर का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जनाब। लास्ट हमारे पास जो इसमें रिएक्शन है इस स्लाइड के ऊपर वो कंबशन का है। कंबशन का आप जानते हैं कि जब भी आप बर्निंग का प्रोसेस करते हैं तो बर्निंग का प्रोसेस कंबशन कहलाता है और कंबशन के साथ हमेशा हमें एनर्जी मिलती है कि एक्सोथर्मिक होता है और रिएक्शन के थ्रू आप चीजें गेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है वो गेट होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है जो स्लाइड आ चुकी है उसमें आप देखेंगे कि ओजोनोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल जो है इसको हम कहते हैं कि ओजोनोलाइसिस है, ठीक है। एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस, ठीक है। लेकिन ये बात देखिएगा कि जब हम ओजोन की एडिशन करते हैं सो ओजोन की एडिशन के थ्रू फर्स्ट हम गेट करते हैं मोलोजोनाइड, फिर हम जो है उससे ओजोनाइड गेट कर रहे होते हैं। मोलोजोनाइड ओजोनाइड में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि मोलोजोनाइड जो है इटसेल्फ अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इवन ओजोनाइड भी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो इसके थ्रू आप फॉर्मल्डिहाइड गेट करोगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डेवलप करते हो। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ हम एल्डिहाइड ही गेट नहीं करते, इस रिएक्शन के थ्रू हम कीटोन भी गेट कर सकते हैं। अगर इनिशियल तौर पे हम इथीन ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ही आएगा। अगर हम इथीन के अलावा बाकी लार्जर साइज के हमारे पास जो है अल्कीन लेंगे यानी प्रोपीन ब्यूटीन लेंगे, सो इसके थ्रू हमारे पास कीटोन भी बन सकते हैं, यानी कीटोन भी बनेंगे। सो हम एल्डिहाइड के साथ साथ इस रिएक्शन के थ्रू कीटोन भी गेट कर सकते हैं। और ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एग्जैक्टली जहां पर हम जो है ये फंक्शनल ग्रुप कैरी करेंगे, लगवाएंगे, ठीक है। अल्कोहल जो एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा या कीटोन प्रिपेयर होगा तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो हमें बताएगी कि डबल बॉन्ड कहां पर था। सो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है इसके थ्रू इंडिकेट की जा सकती है। सर इथिलीन ग्लाइकोल और विसिनल ग्लाइकोल एक ही बात है। मैं आपको बताऊं विसिनल ग्लाइकोल एग्जैक्टली बिल्कुल ये टर्म एक है। विसिनल की टर्म हमने कहा था कि ये उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं जहां कार्बन एडेसेंट कार्बन के दरमियान जो है क्या आ जाएगा,
हम कहते हैं एडिशन कार्बन के दरमियान जो है, मतलब एक तो एडिशन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा ये कि अल्कोहल भी मौजूद होगा, सो विसिनल टर्म यूटिलाइज करते हैं। व्हाट इज जिगलर, ठीक है, नाटा, कैटलिस्ट, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है भाई, ये तो बहुत बेसिक हो गया। हम जानते हैं एलोटॉप का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड जब मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जैसे O2 है, O3 है, ये दोनों के दोनों एलोटॉपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमराइजेशन है। अगर आप पॉलीमराइजेशन पे जरा फोकस करें तो ये जो है आप देख लेंगे, पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम करते क्या है कि इथीन जो है, यानी ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इसको कंडेंस करवाएंगे, इसके थ्रू लार्जर कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं, इसको हम पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इथीन जो है इसकी पॉलीमराइजेशन के लिए जो हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन रिक्वायर करते हैं, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और अराउंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसके थ्रू हम पॉलीमराइज करते हैं इथीन को इनटू पॉलीइथीलीन, पॉलीइथीलीन जो बेसिक तौर पे हम इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें अच्छी क्वालिटी का पॉलीइथीलीन गेट करना हो सो हम करते क्या है कि उसके फिर हम जो है ये प्रोसेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल, ठीक है, जो मैंने मेंशन किया है उसका फार्मूला भी, ठीक है। और इसके साथ साथ टाइटेनियम, ठीक है, टेट्राक्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अगर हमें गुड क्वालिटी का पॉलीइथीलीन चाहिए हो, ठीक है। जस्ट इथीन मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे और इसके थ्रू लार्जर कंपाउंड बनेगा जिसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक है। सर ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बना लें, चलिए जल्दी से बना देता हूं, वैसे की जरूरत नहीं थी। ओजोनाइसिस के जरिए अल्कीन और अल्कान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्कीन और अल्कान बेसिकली तौर पे ये डिफरेंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अल्कीन अल्कान डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं ओजोनाइसिस के थ्रू, सो हम कर सकते हैं समहाउ। बाकी आप कहते हैं तो स्ट्रक्चर बना देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप लोग जो है अपना टाइम खुद ज़ाया करते हो और बिल्कुल कतन रिक्वायर नहीं, क्योंकि हम लॉन्ग या शॉर्ट की बात नहीं कर रहे। ये मोलोजोनाइड है, इसके थ्रू आप ओजोनाइड गेट करते हो। मैं जरा स्ट्रक्चर ऊपर ऐड कर देता हूं ताकि मेरे पास इनफ स्पेस हो। ये है ओजोनाइड, ये ले, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब प्रिपरेशन मेथड आ चुके हैं अल्काइन के। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन हमने डिस्क्राइब करना है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन जो है इस हवाले से मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली एहतशाम, मैंने मेंशन भी इसलिए किया हुआ है कि आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि कुछ कंडीशन जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है किसी करेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अल्काइन के प्रिपरेशन मेथड है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन के हवाले से हम बात करेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन के अंदर जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो है डीहाइड्रो ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल की टर्म हमने पढ़ ली है। विसिनल के बारे में कहते हैं कि जो दो एडिशन कार्बन एटम हैं, अगर इन दो एडिशन कार्बन एटम के ऊपर दो हेलोजेंस लगे हुए हों, ठीक है, दो हेलोजेंस लगे हुए हों, सो इस तरह के कंपाउंड को विसिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। और इसमें से हम जो है हेलोजेंस को रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है, हेलोजेंस जो हैं, ठीक है, इनको हम रिमूव करवाएंगे, ठीक है जनाब। सो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजेंस का रिमूवल होगा और इसके थ्रू जो है हम गेट करेंगे। सर यूजेस नहीं याद करने, अच्छा हाँ यूजेस रह गए, बिल्कुल हमजा बहुत अच्छी बात आपने कर दी है। यूजेस आपने पढ़ने हैं, ठीक है, एज इट इज पढ़ा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसमें जो है कुछ मतलब एक तो वहां पर जो है कुछ यूजेस जो हैं, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली मेंशन किया है कि इथीन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, ठीक है, सो वो आपने रीड आउट करना है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्टली जो है वो जो भी है, ठीक है, उसको आप रीड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताया था कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम हाइड्रोजन और हेलोजन की का रिमूवल करवाते हैं फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। रिमार्क्स पे अगर हम देखें तो हम रिएक्शन के वजह से क्या कहते हैं कि भाई एक तो हमने HX का रिमूवल करवाना है, ठीक है, और रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल है, सिंगल स्टेप नहीं है, 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल जो है हम कहते हैं ये रिएक्शन होगा। और नॉर्मली तौर पे हम जो है इसको जो इस रिएक्शन को करवाते हैं वो बेसिक तौर पे अल्कोहलिक KOH का हम इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल हमारा मीडियम होता है और KOH जो है हमारा सेकेंड रीजन होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हम जो है कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक हो गया। बाकी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड है, तो डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड की अगर हम बात करते हैं तो टेट्राहेलाइड में ये जो वर्ड टेट्रा मेंशन किया हुआ है, ये 4 हम कहते हैं हेलोजेंस को शो करता है, ठीक है, 4 जो है हम कहते हैं कि हेलोजेंस को शो करेगा, यानी कि एक ही जो है वक्त हमारे पास 2 एडिशन कार्बन एटम के ऊपर 4 हेलोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मेरे हाथ से नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, ये तो मैं यहाँ कर देता हूँ। सो टेट्राहेलाइड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और ये एडिशन जो है कार्बन एटम के ऊपर 4 हेलोजेंस होते हैं। रिमूवल करवाना है हमने हेलोजेंस का, ठीक है, और हेलोजेंस के रिमूवल के थ्रू हम जो है गेट करते हैं क्या, लास्ट हम फाइनल प्रोडक्ट अल्काइन गेट कर रहे होते हैं। इसके लिए जो है हमें जो चीज़ रिक्वायर होती है वो हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं और मेटल के इस्तेमाल के थ्रू जो है हमारे पास अल्काइन प्रिपेयर होता है, इन डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है।
एक्टिव मेटल लाइक जिंक है, मैग्नीशियम है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सर एक लड़के को ब्लॉक कर दिया गया है, प्लीज़ उसको अनब्लॉक कर दें। सॉरी फॉर दिस यार, ये हमारे बाद में हम जो है डिस्कस कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर हम एक दफ़ा टेम्पो पकड़ लेते हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसमें फिर सारा टेम्पो टूट जाता है। ठीक है, अच्छा। सो मैंने आपसे कहा कि ठीक है जनाब, तो मैंने आपसे कहा कि जो है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड की हमने बात की, इसमें हमने जिंक का या मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके थ्रू हम जो है 1 बाय 1 जो हेलोजन एटम्स हैं इनको रिमूव करवाएंगे और इनके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन एटम के दरमियान डबल और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें ये देखिएगा, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो अनसैचुरेटेड जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हम इस्तेमाल करेंगे। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप मेंशन भी किया मेरे मार्क्स के अंदर कि द सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसिंग द अल्काइन। ठीक है, सो ये आपने जो है देखना है। इसकी एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक की टर्म मैंने बता दी थी आप लोगों को कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि 2 फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अनसैचुरेटेड है, मींस के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। रिलेटिव डिफरेंस करेंगे, लास्ट में कंपैरिजन कर लेंगे इसका। ठीक है सर, डायरेक्ट डीहेलोजिनेशन से अल्काइन नहीं प्रिपेयर कर सकते, हो सकता है, लेकिन उसके लिए समहाउ कोई ना कोई रीजन तो इस्तेमाल करेंगे ना आप लोग। ठीक है, अच्छा। कैटलिस्ट, तो रीजन की अगर हम बात करते हैं सेक्शन के, तो हमने मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फ्यूमेरेट। ठीक है, ये बेसिक तौर पे मैंने बता दिया आप लोगों को, ये है पोटेशियम फ्यूमेरेट। ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, इसके थ्रू हम जो है इथाइन जो है वो डेवलप करते हैं। इसके थ्रू हमारे पास क्या आता है, इथाइन डेवलप होता है, ये बेसिक तौर पे पोटेशियम फ्यूमेरेट है। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन मेथड है अल्काइन का, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड के अंदर आप जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, जिसको आप रिएक्ट करवाते हो विद वाटर, सो उसके थ्रू आप इथाइन गेट करते हो। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसको प्रिपेयर करने के लिए मेंशन किया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर कंडीशन विच इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करते हुए और इसे कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास अल्काइन प्रिपेयर होता है, इथाइन। ठीक है, और साथ में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेवलप होगा। ठीक है, सेम क्या लिखा हुआ है तरीकों सबके लिए, नहीं सेम नहीं है, उसमें रीजन हम डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट का इस्तेमाल डिफरेंट है हमजा। ठीक है, जस्ट मेजर डिफरेंस यही है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशन मेथड थे। अब हम फिजिकल जो है मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों के लिए एलेबरेट करूंगा अल्काइन की। ठीक है, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, डिस्प्ले भी हो रहा है कि हम जब C2 to C4 की बात करते हैं तो ये गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं अल्काइंस। ठीक है, और अगर जो है C5 to C12 की बात करते हैं तो C5 to C12 जो है ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। और जो हमारे पास जो है हायर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी हायर अल्काइंस हैं, ठीक है, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। पोटाशियम मेलिएट की आप बात कर रहे हैं, सो बेसिक तौर पे अगर आप इस पे गौर करें तो ये फ्यूमेरेट और जो मेलिएट टर्म है, ठीक है, ये समहाउ सिमिलर है। ठीक है, ये इनके हम कहते हैं कि कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम है। ठीक है, ये कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कहलाते हैं। ठीक हो गया। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि चूंकि ये है ही जो हमारे पास जो है नॉन पोलर, सो नॉन पोलर जो है हम कहते हैं कि हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। बाकी इनकी जो है स्मेल की बात की जाए, ऑर्डरनेस की बात की जाए तो हम कहते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन ऐसे तारीन की जो है गार्लिक लाइक जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी स्मेल होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ये। ठीक है, मेल्टिंग ए बॉइलिंग पॉइंट रेज करेगा बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इक्वेशन हम सारी याद करेंगे एग्जैक्टली नहीं भाई, लिहाजा मैंने आप लोगों को जो नोट्स की यानी नोट्स की फॉर्म के अंदर ये स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आप ये देखेंगे और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सिर्फ आपने ये करना है और कुछ करने की आपको कतन जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। सिंपल आप जो है प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हो, प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हो या निकल का इस्तेमाल करते हो फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, ये कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं। हेलोजिनेशन का प्रोसेस है, सो आयोडीन रिएक्ट मोर स्लोली देन अदर हेलोजेंस। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी एक्टिविटी कम इसलिए होती है, लार्जर साइज है, आयोडीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक हो गया, वो भी देख लेते हैं। आजान अभी हमने आईपैक नेम पढ़ने हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, बल्कि 13 के अंदर। ठीक है जनाब, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस इसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे।
एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स की हम बात करते हैं। हेलोजन एसिड्स कौन से? HCl, HBr, HI की हम बात कर रहे हैं। मैंने उसकी रिएक्टिविटी को ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, ये पहले भी आया था, फिर से रिपीट किया हुआ है। HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। उसकी रीजन बताई थी मैंने आपको कि HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और साइज कंपेरेबल है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है, इससे रिएक्टिव कम है। सर व्हाट इज इनोल एंड अनस्टेबल इनोल? अभी देख लेते हैं इसको। इनोल और अनस्टेबल इनोल में भी हमने वैसे थोड़ी सी डिस्कशन की थी, अभी मैंने आप लोगों को जो है एक एग्जांपल प्रोवाइड की थी ना, जो अल्कोहल कंटेनिंग हमारे पास था, यानी कि ये देखो ना, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और ओल मींस के अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का होना। सो ये होता है विसिनल, ये विनाइल की टर्म और इनोल की टर्म हम यूटिलाइज करते हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा, सो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स की हम बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, रिएक्शन है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम मार्कोनी रूल अप्लाई करते हैं जहां हमें अप्लाई करना होगा। और मार्कोनी रूल मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल रीजन को जब आप ऐड करते हो इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, so negative part of the region will goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atom, ठीक है। बाकी रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, इथाइन को आप HBr से रिएक्ट करवाते हो तो फाइनल प्रोडक्ट जो आप गेट करते हो 1,1 डाइब्रोमोमीथेन है, ठीक है। ये हम जो है बल्कि डाइब्रोमो ईथेन, ठीक है, ये आप प्रिपेयर करते हो। एडिशन ऑफ वाटर की बात है जहां तक, सो एडिशन ऑफ वाटर की अगर आप बात करते हो तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है भाई, एडिशन ऑफ वाटर के अंदर हम कहते हैं कि विनाइल अल्कोहल जो है ये बेसिक टॉपिक क्या है, प्रिपेयर होता है, ठीक है, फर्स्ट यानी पहले रिएक्शन के अंदर, और चूंकि ये अनस्टेबल है तो ये विनाइल अल्कोहल जो है अपने आप को रीअरेंज करते हुए कन्वर्ट कर देगा इनटू एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होगा। और लार्जर अल्कीन्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, कीटोन्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये कीटोन्स बनेगा, ठीक है जनाब। मैंने आपसे कहा विनाइल अल्कोहल प्रिपेयर होगा वाटर के एडिशन के थ्रू, ठीक है, और विनाइल अल्कोहल को जब आप जो है देखते हो तो ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है एक तो ये कि अनस्टेबल है तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और इसके थ्रू हमारे पास एसिटाल्डिहाइड गेट होगा अगर हम इथाइन गेट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रोपाइन लेंगे, ब्यूटाइन लेंगे, ठीक है, पेंटाइन लेंगे, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं कंपाउंड, इनकी जो है अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर करवाते हैं इनके अंदर, सो इनके थ्रू हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कीटोन्स गेट होंगे, एल्डिहाइड्स नहीं बनेंगे। कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं वो मर्क्यूरिक सल्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास है। बाकी कंडीशन मेंशन की हुई 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जनाब। सो नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे जनाब। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम इस पर डिस्क्राइब करेंगे। सर ऑल द रिएक्शंस तो याद नहीं, बिल्कुल नहीं भी। मैंने आपसे कहा कि जो मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया वो एज इट इज दूंगा, उसको एज इट इज करना है, इसमें और कोई एडिशन करने की जरूरत आपको कतन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस हैं एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें आप देखते हैं कि थ्रू अमोनिया हम गेट करते हैं एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, एसिटोनाइट्राइल हम प्रिपेयर करेंगे थ्रू अमोनिया। एसिटोनाइट्राइल का फार्मूला जो है वो आप देख लें, आपकी बुक में भी होगा, CH3CH2CN, ठीक है, ये हमारे पास आता है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर आप रेड करवाते हो किस चीज को, अगर आप जो है अमोनिया को रेड करवाते हो, ठीक है, अगर जो है आप अमोनिया को रेड करवाते हो किसके साथ भाई, अगर आप अमोनिया को रेड करवाते हो विद डबल बॉन्ड यानी कि इथीन के साथ, ठीक है जनाब। सो आप जो है क्या गेट करोगे, आप जो है जो मैंने आपके सामने रिस्पेक्टेड कंपाउंड मेंशन किया हुआ है वो गेट करते हो। और अगर आप जो है क्या करते हो भाई, अगर आप सेकेंड रिएक्शन करवाते हो विद अनदर कंपाउंड, और वो क्या है बेसिक तौर पे सेकंड वन जो है हमारे पास है, ठीक है, अगर आप रिएक्शन देखते हो तो उसमें क्या हो रहा है हमारे पास के अगर आप गेट करवाते हो थ्रू हाइड्रोजन साइनाइड तो आप जो है एक्रालोनाइट्राइल गेट करोगे, एक्रालोनाइट्राइल गेट करते हैं। कैटलिस्ट आप देख लीजिएगा, कैटलिस्ट जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, वो आप यूटिलाइज करते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दूसरा अगर आप जो है रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन साइनाइड का तो उसके थ्रू आप जो है जो इस्तेमाल करोगे वो क्यूप्रस क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड का आप इस्तेमाल करोगे, ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। सर पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में से जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो बेसिक तौर पे जो है आपसे रीजन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे कोई फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाएगा, रिएक्टेंट कंडीशन जो है वो रिएक्शन कंडीशन आपसे पूछे जाएंगे। सर डबल बॉन्ड होगा, कहाँ डबल बॉन्ड होगा, एक्रालोनाइट्राइल के अंदर। एक्रालोनाइट्राइल की जहाँ तक हमारे पास बात है, सो अगर हम जो है इसकी बात अगर हम करते हैं, ठीक है जनाब, हम इस वक्त अल्काइल में एग्जैक्टली हम अल्काइल के अंदर हैं, ठीक है। एक्रालोनाइट्राइल की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, हम हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करवा रहे हैं, सो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर डबल बॉन्ड होगा ये एक्रालोनाइट्राइल के अंदर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे मूव करेंगे
और नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हम KMnO4 ऐड करवा रहे हैं। KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होगा और KMnO4 का कलर जब डिस्चार्ज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ग्लाइकोल प्रिपेयर होगा, ठीक है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हुए ऑक्सालिक एसिड की प्रिपरेशन करेगा। ऑक्सालिक एसिड जो है वो प्रिपेयर करता है, ठीक है जनाब। और कंबशन की जहां तक बात है, सो कंबशन में हम बर्निंग करवाते हैं और बर्निंग में आप जानते हैं कि हमेशा हीट इवॉल्व होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि अल्काइन यानी इथाइन मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंडेंस होते हुए लार्जर कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं जो कि पॉलीमर बनता है। लार्जर कंपाउंड को मतलब होता है पॉलीमर, ठीक है जनाब। यहाँ पर कुछ जो है कैटलिस्ट मेंशन किए हुए हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पे। और फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम अल्काइंस जो है उनको इकट्ठा करते हुए यानी कि इनको कंबाइन करते हुए बनाते हैं विनाइल एसिटालीन। विनाइल एसिटालीन फर्दर जो है आपस में कंडेंस होते हैं, यानी जब आप रिएक्ट करवाते हैं विनाइल एसिटालीन को विद HCl, सो इसके थ्रू आप क्लोरोप्रीन गेट करते हो। फर्दर अगर आप उसको जो है कंडेंस करोगे और उसके थ्रू आप लार्जर पॉलीमर बनाओगे तो वो नियोप्रीन है जो कि सिंथेटिक रबर कहलाती है। एक ये है पॉलीमराइजेशन, एक और भी है जिसमें कि आप एसिटालीन यानी कि इथाइन जो है इसको कंडेंस करते हुए बेंजीन बनाते हो। उसके लिए जो आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो वो कॉपर ट्यूब है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। एकलनाइट्राइल विनाइल साइनाइड भी कहते हैं सर, एग्जैक्टली वो विनाइल साइनाइड कहलाएगा ना। देखो विनाइल की टर्म हम यूटिलाइज करते हैं, डबल बॉन्ड हो और साथ में हाइड्रोजन कार्बन एटम के साथ एक और जैसे संडे की क्लासेस होंगी, एग्जैक्टली होंगी भी, सवेरा संडे की क्लासेस भी होंगी, ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास जो है रिएक्शंस कंप्लीट हुए। अब जो है हम थोड़ा सा आएंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मैं जो है थोड़ा सा आपको लास्ट में कुछ अल्काइन का व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9, ठीक है। जल्दी से हमने मूव करना है, बैटरी थोड़ी लो है, बैटरी को देख लें। अच्छा, सो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक तौर पे है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन आप जरा देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि अल्काइन एसिडिक नेचर को क्यों शो करता है। देखो मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर आएगा, देखो आप जानते हो कि इन केस ऑफ अल्काइन हम यहां लिख लेते हैं। अल्केन के अंदर हम जानते हैं कि जो हमारे पास कार्बन एटम होते हैं इनकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अल्कीन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि अल्कीन के केस के अंदर sp2 होती है और अल्काइन के जो केस है इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टेट है वो sp होती है। यहाँ पर s कैरेक्टर हम कहते हैं 25% है, यहाँ पर s कैरेक्टर 33.3% है और यहाँ पर s कैरेक्टर 50% है। तो हम कहते हैं जितना ज़्यादा हमारे पास s कैरेक्टर होता है किसी एक कार्बन एटम के ऊपर, यानी कार्बन एटम का जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, उतनी ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन, भाई इसको तो रिमूव कर दें, जितना हमारे पास जो है एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, ठीक है, कार्बन एटम का एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि उतना ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होगा, उतना ही आसानी से बॉन्ड टूट पाएगा और उतनी ही हम कहते हैं कि आसानी से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास अल्काइन है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, ठीक है जनाब। हम कहते हैं कि जो हमारे पास अल्काइन है वो क्या करता है, हेलोजिनेशन, सॉरी, जो हमारे पास एसिडिक नेचर है इसको शो करेगा, ठीक है। सो आपने एक तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि sp2 और sp के अंदर और sp3 के अंदर हमारे पास s कैरेक्टर कितना कितना होता है, ठीक है। और ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ एसिडिक नेचर को शो करते हैं। टर्मिनल अल्काइन सिर्फ एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अगर आप मिड की बात करेंगे, यहाँ पर कहीं पर कार्बन जो है मिड में मौजूद है, जहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इस तरह के कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन होता ही नहीं है, सो ये कभी भी एसिडिक नेचर को शो नहीं करेंगे। सो सिर्फ टर्मिनल कार्बन एटम जो है वो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तेमाल होते हैं फॉर हाइड्रोजन, हम कहते हैं एसिडिक नेचर को शो करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो ये है कि हम जब भी रिएक्ट करवाते हैं मेटल को विद एसिड, तो हम जानते हैं कि मेटल एसिड के अंदर मौजूद प्रोटॉन को रिप्लेस करता है, उसे सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो एग्जांपल मेंशन की हुई है, सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल मेंशन की हुई है, क्यूप्रस क्लोराइड की एग्जांपल मेंशन की हुई इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनके थ्रू आप जो है सॉल्ट प्रिपेयर करते हो, इनके थ्रू जो है आप सॉल्ट है डेवलप करोगे, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है। मेजर जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि क्यों एसिडिक नेचर को शो करता है और कौन से अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी अल्काइंस जो हैं वो ये नेचर शो करते हैं, कौन से नहीं शो करते, सिर्फ इतना आपको बताना चाहिए, ठीक है। बाकी यूजेस आप रीड आउट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ रिएक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि क्वेश्चन भी आ रहा था। तो फाइनल एक बात करके फिर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रस्ट होना चाहिए भाई, एतमाद होना चाहिए। मैं बेफिक्र रहे, मैंने जिस तरह से आप लोगों के शेड्यूल जो है लगाया है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग हम चलेंगे।
आज हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेंगे और उस एक्स्ट्रा लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 भी डिस्कस करेंगे। रात को मतलब शाम को होगा, आप लोग आराम से जो है रिलैक्स भी कर लेंगे और हो भी जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भी लास्ट पॉइंट की कंपैरिजन, एक्टिविटी कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अल्कीन्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइंस, और ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, हम कहते हैं अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइन। अल्काइन की हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो देखते हैं। हम कहते हैं, हमने जब बात की थी बॉन्ड की बात की थी, यानी बॉन्ड लेंथ की बात की, तो मैंने कहा था कि बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब हमने कहा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, हम कहते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे बिटवीन द कार्बन एटम्स, उतनी ही बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी और उतना ही जो है हम कहते हैं डिफिकल्ट होगा उस बॉन्ड को तोड़ना, एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। ठीक है जनाब। सो चूंकि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम ज्यादा है, सो इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ चूंकि ग्रेटर है, कहते हैं इसके हमारे पास जो है इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। चलो कोई बात ठीक है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास एक्टिविटी कंपैरिजन है कि अल्कीन्स आर मोर एक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइंस एंड अल्काइंस आर मोर एक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। अब आपकी इजाजत हो तो हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे और चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मेरी जो है आपसे ऐसे सजेशन भी मैं लेना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने ये तमाम चीजें सब विनाइल नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वहां ऐसा है, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, आज हमने चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग पोर्शन को थ्रू स्लाइड्स देखा। ठीक है, सो जो स्लाइड्स के थ्रू हमने देखा है, आप क्या समझते हैं कि ये बेटर एक वे था, क्योंकि हमने उसमें अपना टाइम भी बचाया और जल्दी जल्दी हमने चीज़ों को गो थ्रू भी किया। समराइज्ड फॉर्म के अंदर आपको डाटा मिला है, आप सिर्फ वो करेंगे, बुक को आपने करना या रीड आउट करने की ऐसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, कि तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट उस स्लाइड्स में आ चुके थे। तो इस वजह से मुझे बताइएगा कि स्लाइड्स वाली जो काम हमने किया था आज, वो कितना अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, ये तो बहुत बुरी बात है दानियाल, ये तो गलत कर दिया ना आपने। ठीक है, अच्छा चलिए, चैप्टर नंबर 9 की हम बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं। चैप्टर लंबा नहीं है, अगर आपकी कॉपरेशन साथ रहे तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर थोड़ा सा साथ दें तो, क्योंकि साथ नहीं देते आप तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है। तो हम आज जो सेकंड हाफ में जो हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, सो खुशखबरी ये है कि वो भी फिर मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर कर दूंगा और ये हो जाएगा कि हम जल्दी जल्दी उसे कर लेंगे, क्योंकि देखो आप जानते हैं कि जो इनऑर्गेनिक पोर्शन खासतौर पे चैप्टर नंबर 5 का, उसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं। मैं चीजों को समराइज करूंगा, आपको इवन के चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मेरी स्लाइड्स पढ़ लेंगे, वो नोट्स पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी उससे हो जाएगी। ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिए वो भी स्लाइड्स फॉर्म में डिलीवर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है। एरोमेटिक के हवाले से आप थोड़ा बहुत पहले भी जानते हैं कि द कंपाउंड्स विच कंटेन, ठीक है, बेंजीन रिंग, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनको एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड एरोमा से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है ये चूंकि फ्रेग्रेंस शो करते हैं, सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो है हमारे पास क्या है कि हम इनको कहते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो कि आपने जरूर मेंशन करना है, अपना जो है स्टार्ट में मेंशन कर लेना है, वो क्या है कि द कंपाउंड हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। ये जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये इनके पास क्या होता है, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो होती है, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है, ये क्या होती है, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो बेसिक तौर पे ये बहुत कम होती है। ये किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, इसमें हम इन कंपैरिजन कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का विद अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की निस्बत हम कहते हैं कि यहां पर जो रेशो है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन वो कम होती है, वो लेस होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपने मेंशन करना है। अब जहां तक रही बात एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं भाई, मोनोसाइक्लिक है, ठीक है, इस तरीके से पॉलीसाइक्लिक है, ठीक है, आइसोलेटेड है, फ्यूज्ड है। ठीक है, इससे मतलब थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने की भी है, मैं बहुत एक्सटेंसिव नहीं करूंगा क्योंकि फिर हम बहुत लंबी डिस्कशन पे चल जाते हैं, हमारा टाइम जो है जाया हो जाता है। एक एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
एक एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और मोनो का वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, एक, ठीक है, यानी एक साइकिल, एक रिंग पर मुश्तमिल जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसको मोनो कहते हैं। इसमें तमाम बेंजीन भी और बेंजीन डेरिवेटिव सब आ जाएंगे, ठीक है, बेंजीन इटसेल्फ और बेंजीन डेरिवेटिव्स जितने भी हैं वो सब के सब आ जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जहां तक रही बात पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड है, ठीक है, इनकी कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो क्या होती है, क्या लिखा हुआ है आपने, रेशो ज्यादा है, क्या लिखा हुआ है यहां पर भाई, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, ठीक है, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा मैंने आपसे कहा कि एक तो ये है कि मोनोसाइक्लिक, फिर पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ जो है ये रिंग्स कैरी कर रहे होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। जैसे एग्जांपल हमारे पास बाइफिनाइल की मेंशन की हुई है। सो बाइफिनाइल जो है इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड के अंदर दो रिंग मौजूद हैं, ठीक है, एक ही कंपाउंड में हमारे पास क्या है, दो रिंग मौजूद हैं, बाइफिनाइल इसको हम कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन है, ठीक है, वो एग्जांपल मैं राइट नहीं करूंगा, बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। सो हम कहते हैं कि अगर जो हमारे कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ जो है रिंग्स मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है पॉलीसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पॉलीसाइक्लिक में आइसोलेटेड है, जो मैंने एग्जांपल प्रोवाइड की, या इवन एक और एग्जांपल लिखने लगा था डाइफिनाइल मीथेन की, ये हमारे पास क्या होती है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है आइसोलेटेड वन। आइसोलेटेड मतलब होता है कि रिंग है एक दूसरे से जुदा है, इकट्ठी मर्ज नहीं है, ठीक हो गया। और जो फ्यूज्ड रिंग होते हैं वो क्या होते हैं कि इनमें जो है रिंग्स जो है इनकी साइड्स आपस में क्या होती हैं, मिस हुई होती हैं, एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि ये है, ये फ्यूज्ड रिंग है जिसमें कि दो रिंग्स आपस में मर्ज्ड फॉर्म के अंदर हैं, इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी जहां तक रही रेशो लो क्यों होती है, रेशो लो इसलिए होती है कि एक तो ये रिंग फॉर्म के अंदर है, दूसरा ये कि इसमें डबल बॉन्ड कंजेक्टिव वे के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो कंजेक्टिव वे में जब डबल बॉन्ड आएंगे तो आप जानते हैं जहां जहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ठीक है जी। एक तो रिंग की वजह से नंबर ऑफ जो है वो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो लिंक करने थे वो कम हो जाएंगे, दूसरा ये कि डबल बॉन्ड कंजेक्टिव वे के अंदर आ रहे हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। सो नॉमेनक्लेचर में ये देखो, मैं आपको बता दूं कि नॉमेनक्लेचर में ये आपसे पूछेगा नहीं वो आपसे कि भी किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड दे दिया उसका नेम राइट कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जरूर है नेम प्रोवाइड करके वो स्ट्रक्चर नीचे मेंशन कर सकते, 2 3 4 आपको दे और कहे कि इनमें से कौन सा ये है, ठीक है। सो आपको जो है ये जो एग्जांपल प्रोवाइड की हुई यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के अंदर कम से कम उस हवाले से इन कंपाउंड्स के नेम जरूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्लोरोबेंजीन क्या है तो आपको याद होना चाहिए कि भाई मैं ऐसे राइट करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो है नाइट्रोबेंजीन क्या है तो आपको नाइट्रो जो है बेंजीन लिखा हुआ जो है वो आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पोजिशन बड़ी मैटर करती है। जरा पोजिशन देख लेते हैं जल्दी से। ये पोजीशन हम लास्ट में भी देखेंगे जब हम जाएंगे आखिर वाला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें भी हम जो है ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये हम वहां पर भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास एक लेट्स सपोज रिंग है, इसमें अगर एक ऑलरेडी जो है हमारे पास लगा हुआ है ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। सो इस ब्रांच की मौजूदगी में अगर मैं सेकंड ब्रांच लगाऊंगा, देखो ये ऑलरेडी ब्रांच लगी हुई, तो इसने क्या कर दिया, पोजीशन असाइन कर दी है, पोजीशन को डिफाइन कर दिया। ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो कहलाएगा, ये मेटा है, ठीक है, ये भी मेटा कहलाएगा, और ये हमारे पास पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक है जनाब। सो हम कहते हैं कि जब नेक्स्ट सेकंड जो है एग्जांपल मतलब सेकंड ब्रांच राइट करते हैं तो सेकंड ब्रांच राइट करते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास पोजीशन आ जाती है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है इस हवाले से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है आ जाएगी, ठीक है जनाब। अच्छा अब इसमें आपने करना सिंपली ये है कि इसमें आप लोगों ने जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उसके स्ट्रक्चर और उनका नेम कम से कम आपको जरूर जो है पता होना चाहिए। आपको नेम पता होगा सो आप जो है कर पाएंगे। एक चीज मैं जरूर आपको जो है मार्क करवाऊंगा, नोमेनक्लेचर और बुक आपके पास होगी, सो उसमें जो हमारे पास 4th पॉइंट है उसमें उसने एक प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो वो प्रायोरिटी लिस्ट आप जरूर जो है याद रखेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट होती क्या है कि अगर हमारे पास दो जो है हमारे पास एक ही बेंजीन पे दो ब्रांचेस लगी हुई हों, सो हम किस ब्रांच के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं और करते हैं, ठीक है, वो प्रायोरिटी लिस्ट हमें बताता है। सो वो प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें कि उसने लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारे पास साइनाइड आ रहा है, फिर हमारे पास जो है बेंजल्डिहाइड आ रहा है, फिर हमारे पास जो है वो एसिटो यानी एसिटाल हमारे पास जो है बेसिक ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सल है, अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, एथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप है। सो इसको आप जरूर जो है अंडरलाइन करेंगे, इसको जरूर जो है आप अपने पास क्या कहते हैं मार्क जरूर कर लेंगे, ठीक है जनाब। ये चीज आपने जरूर देखनी है। अच्छा
ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सर व्हाट इज जाइलिन। ठीक है, जाइलिन बेसिक तौर पे हमारे पास एक हम समहाउ कहते हैं कि कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम है। और जाइलिन बेसिक तौर पे एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है कि जो एक ही वक्त में दो मिथाइल ग्रुप कैरी करता है। अगर दो एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो ये ऑर्थोजाइलिन है, अगर यहां पर आ जाएगी ये वाला, ठीक है, सो ये मेटा हो जाएगा, और यहां पर आ जाए तो ये पैरा हो जाएगा। सो जाइलिन मींस के द रिंग कंटेनिंग टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जाइलिन कहलाता है। अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स द बेंजीन और बेंजीन के स्ट्रक्चर्स की तरफ। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी रफ्तार को आपने फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, सो हम इस वक्त बेंजीन और बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि बेंजीन या जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसके हवाले से इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हम कहते हैं समहाउ ज्यादा एक्सटेंसिव जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जस्ट ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, डील आउट करेंगे। आप चलेंगे। अली कह रहे हैं फेनेंथ्रीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? भाई ये फेनेंथ्रीन की आपने जो एग्जांपल पूछी है इसको जरा हम देख लेते हैं कि फेनेंथ्रीन में कितने जो है डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड्स हम जब प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे, सो उसमें हमें कार्बन की वैलेंसी भी देखनी पड़ेगी, वो भी फुलफिल होनी चाहिए, वो भी पूरी होनी चाहिए। सो फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, तो बना लेते हैं जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि अब अली कह रहे हैं सो बना लेते हैं। ऐसे नहीं बनाना फिर इसको। ये है, ठीक है, रिंग 3 है ना हमारे पास, ठीक है, 3 रिंग लगी हुई हैं, तो बना देता हूं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है जनाब, यहां पर आ जाएगा एक और रिंग, ये है। अब क्या है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, ठीक है, इस तरीके से एक डबल बॉन्ड, लेट सपोज यहां दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब आप यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी ना, 3 ऑलरेडी हैं, 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे नहीं करना आपने, जस्ट यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। तो गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं फेनेंथ्रीन के अंदर। ठीक है, सो फेनेंथ्रीन के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, 7। ठीक है, आपको मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और बेंजीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो उसमें शुरू के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपने नोट डाउन करनी है अपने पास। 7 है ना, ये देखो मैंने गिन के दिखाया आपको। ठीक है, अच्छा, सो बेंजीन जो है वो डिस्कवर किसने की थी, माइकल फेरेडे ने इन 1825। ठीक है, 1825, इसको आप मार्क कर लेंगे। माइकल फेरेडे ने 1825 के अंदर बेंजीन को फर्स्ट टाइम जो है वो डिराइव किया था। फर्स्ट टाइम जो है हम कहते हैं कि इसको हम जो है हमने गेट किया था, इसको हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था बेंजीन को। ये माइकल फेरेडे हैं, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है इसको जो है जब डिस्कवर किया गया तो उसके बाद हम कहते हैं कि हॉफमैन है जिन्होंने 1845 के अंदर, ठीक है, 1845 के अंदर हॉफमैन है जिन्होंने कोलतार से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था। ये भी आप मार्क करेंगे अपने पास। ठीक है, कोलतार से बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, बेंजीन को एक्सट्रैक्ट किया था 1845 में हॉफमैन ने। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं तो वो गिनेंगे ना आप, भाई सिग्मा बॉन्ड तो गिने ना, मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, कम से कम सिग्मा बॉन्ड तो आप गिनेंगे। ठीक है जनाब, अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जो कुछ पॉइंट आपने जो है अपने पास मेंशन करने, एक तो ये कि हमने जो है बेंजीन जो है उसका इंपेरिकल फार्मूला देखा। बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, वो CH होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से निकाला था, एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू। आप लोग इसको गो थ्रू कर रहे हैं ना, आप लोग इसको चीज को देख रहे हैं। हमने जो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था वो एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू। एलिमेंटल एनालिसिस कौन से होते हैं, वो जो हमने कंबशन एनालिसिस किया था वो एलिमेंटल एनालिसिस कहलाते हैं, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, कंबशन एनालिसिस। ठीक है, सो इंपेरिकल फार्मूला इसका CH है, और ये हमने एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू निकाला। ठीक है, एक चीज ये नोट डाउन करनी है अपने पास। ठीक है, जो सेकंड वन आप जो है नोट डाउन करेंगे वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि आपने जो है फर्स्ट टाइम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया था। और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया था, वो आप जो मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस जो आप जो है डेंसिटी मेथड बेसिक तौर पे वेपर डेंसिटी मेथड है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसका एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो 78.108 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है, ठीक है, किसका, बेंजीन का, और वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू आपने इसको फाइंड आउट किया था। वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू आप इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपने इसको एक दफा नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जनाब, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो है
हमने प्रपोज किया कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास सामने हमारे आया, ठीक है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर थे, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास सामने आए थे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, हम इनमें कहते हैं कि इनमें कुछ फॉल्ट्स थे। और फॉल्ट्स क्या थे? फॉल्ट्स ये थे कि देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो थे वो डबल बॉन्ड कैरी या ट्रिपल बॉन्ड कैरी कर रहे थे। सो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैरी का मतलब होता है कि ये या तो ये अल्कीन से बिलोंग करते थे या अल्काइन से बिलोंग करते थे। अगर ये अल्कीन या अल्काइन हैं सो इनको KMnO4 सेलेक्ट करना चाहिए और KMnO4 सेलेक्ट करते हुए KMnO4 का कलर डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं करते, बेंजीन KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं करता, सेलेक्ट नहीं करता, लेकिन वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूद में करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम कहते हैं कि जब हम जो है इन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन जो है उससे भी ये बात शो होती है। हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन एक वक्त में एक कार्बन एटम पे सिर्फ एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, जबकि ये दो दो सब्स्टिट्यूशंस करवा सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, किसके अंदर? ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर। बाकी रही बात कैकुल स्ट्रक्चर की, तो कैकुल स्ट्रक्चर जो है उसमें आपने जो चीज नोट डाउन करनी है वो 1865 जो है, जो हम कह लें कि ईयर है जिसमें कि ये कैकुल स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम जो है प्रपोज किया गया था। 40 इयर्स के बाद जब ये डिस्कवर हुआ तो 1865 के अंदर फर्स्ट टाइम कैकुल ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इस वक्त हम बनाते हैं वो समहाउ, ये जो इस वक्त मैं बना रहा हूं, ये देखो आपके साथ स्क्रीन पर मौजूद भी है, ये वैसे तौर पे समहाउ कैकुल का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैकुल के स्ट्रक्चर की ही हम इस वक्त इसमें बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और कैकुल ने समहाउ ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन आ जाए, एक जो है हमारी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो उसके बाद हम कहते हैं कि जब हम सेकंड ब्रांच लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि उसकी पोजीशन असाइन होती है, ऑर्थो पे लगेगा या तो मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट डाउन करना है वो बेसिक तौर पे क्या है कि एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, उसमें आपने कुछ चीजें नोट डाउन करनी है। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, उसमें एक तो ये कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आता है इसके अंदर, बॉन्ड एंगल वाला जो है काम वो 120 का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है? 120 का होता है। बाकी हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है एक हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है। अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। दूसरी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की है, और अगर हम इस बॉन्ड लेंथ की बात कर लें तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है 1.09 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग के बारे में हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इसको आपने याद रखना है। 120 का एंगल हमारे पास होता है जो कि इनसाइड द बेंजीन रिंग होता है बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, तो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर आप क्या कहते हैं कि भाई आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी। जब आप बेंजीन की बात करते हैं तो उसमें हर एक कार्बन एटम की जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन है ये तमाम कार्बन एटम्स की जो कि बेंजीन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जनाब। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है तमाम कार्बन एटम्स की? ये है sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन होती है। सर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर फजूल बातों में पड़े हुए हैं, बहुत बुरी बात है। देखो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, कल भी समझाया था। मुझे वाकई मतलब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे और जो है काबिल रिस्पेक्ट लोग होते हैं, ठीक है। पढ़ने के इल्म के तलाश में ये लगे होते हैं, सो इनको डांटना नहीं चाहिए। सो मैं डांटना नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन ये है कि कम से कम खुद भी सेल्फ अवेयरनेस होती है भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। बड़ी क्लास के स्टूडेंट हो ना, ई कैट एक बहुत बड़ी क्लास है, मैच्योर क्लास है, उसमें इमेच्योरिटीज इस तरह की जो है बिल्कुल आप पे जेब नहीं देती हैं, आप लोग पता नहीं क्या दिखा रहे होते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे। जो चीज आपने नेक्स्ट देखनी है वो क्या हमारे पास होगी? एक तो हमने कहा कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होती है। बाकी मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर आप डीलोकलाइजेशन का वर्ड देखते हैं, डीलोकलाइजेशन, कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स हैं इनमें क्या होती है? डीलोकलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। जो पाई बॉन्ड्स हैं वो स्टिल नहीं रहते, वो मूव करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें हम कहते हैं ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये स्टैटिक नहीं रहेंगे, ये मूव करते रहेंगे थ्रू आउट द कार्बन एटम्स, एक से दूसरे से तीसरे पे जो है मूव करेंगे। सो ये इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें पाई बॉन्ड्स जो है इनकी डीलोकलाइजेशन होती है, ये मूव करते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन की अब जो है बात करेंगे, इसमें आप मार्क कर लेंगे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें और कोई बात हमने सच नहीं देखी जो कि
आप लोगों को बताऊं या इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में आ जाएंगे हम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे। जब भी हम किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो हम थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, सॉरी नॉट हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, थ्रू हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, ठीक है। और स्टेबिलिटी को कंपेयर को एस्टिमेट करते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सो जो उससे एनर्जी निकलती है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम जो अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, सिंपल जो कंपाउंड है वो कितना स्टेबल था या कितना लेस स्टेबल था। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा। फर्स्ट हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कि सिंपल एक हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके लिए जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन के थ्रू एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं भी। देखो 120 का एंगल है ना, देखो 120 का एंगल होता है, तमाम एंगल्स 120 के होते हैं। एसपी में आपने देखा भी था ना कि 120 का एंगल होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास आती है, यानी जो हम थ्रू हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं कि हमारे पास आती है, वो -119.5 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, ठीक है जनाब। यानी कि एक डबल बॉन्ड था साइक्लोहेक्सीन के अंदर, नॉट साइक्लोहेक्सीन, इट इज साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इस पे जब आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया तो इसके थ्रू इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिमूव होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास क्या आ जाए, ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें दो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए, और इसका नाम हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। इसके लिए डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच वैल्यू होती है, इट इज अराउंड 231.5 -231.5 किलो जॉल पर मोल, ये होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फाइनल जो हमारे पास है, यानी कि बेंजीन है इटसेल्फ, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हाँ ये हेक्सीन है बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन साइक्लो लगाएंगे ना क्योंकि साइक्लिक है ना, इसलिए, ठीक है, साइक्लिक लगाएंगे हम, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम जो है बात करते हैं किस चीज की भाई, अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन जो है ये इसका नाम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन आ जाएगा। और इसके लिए डेल्टा एच वैल्यू जो हमारे पास आती है वो बेसिक तौर पे हमारे पास कितनी है, इट इज 208 -208, ठीक है, 0.5 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये एनर्जी एस्टिमेटेड एनर्जी से बहुत कम है। एस्टिमेशन एनर्जी से हम क्या कहते हैं कि भाई ये बहुत कम है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आता है ना हमारे पास, ये आता है अराउंड 150.5 किलो जॉल पर मोल का, ये डिफरेंस आता है। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस ये जो आ रहा है बेसिक तौर पे हम बेंजीन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज कंपाउंड्स, उसमें क्या है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ये बेसिक तो एक्सपेरिमेंटल है ना, मोइस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये जो हमारे पास डिफरेंस आता है ना, इस डिफरेंस को, यानी ये जो हमारे पास ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, इसको हम एक टर्म कहते हैं, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है रेजोनेंस एनर्जी, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ये आपने मेंशन करना है अपने पास, ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इट इज सिंपली कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी लाता है। सर कैलकुलेट और ऑब्जर्व क्या है, देखो कैलकुलेट और ऑब्जर्व की जहां तक बात है, तो वो कैलकुलेट जो हमारे पास है वो हम इस वैल्यू को डबल करके, यानी दो डबल बॉन्ड आगे हमने कहा कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी आ सकती है, एस्टिमेट कितनी करते हैं, डबल कर लिया इसको, वो कैलकुलेटेड वन होगी, ये ऑब्जर्व्ड वन है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको ट्रिपल करते हैं कि क्योंकि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए तो इसकी ट्रिपल जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो हमारे पास कैलकुलेटेड वन होगी, ये ऑब्जर्व्ड वन है। अब ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में डिफरेंस हमारे पास आया था 150.5 का, ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। और ये बेसिक तौर पे बताती है कि जो बेंजीन है वो स्टेबल है, जितनी ज्यादा ये एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल कंपाउंड हमारे पास होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन जो है वो बेसिक तौर पे बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, पॉसिबल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। 3 उसमें से दीवार के हैं और 2 जो है हम कहते हैं कैकूल के हैं, ठीक है जी। 3 दीवार के हैं और 2 कैकूल के हैं। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम इस डबल एरो से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं,
और ये पॉसिबल हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं इसके। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ जाएगा क्योंकि आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर भी है इसका, वो क्या है, और वो है ये पॉसिबल हैं। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम डेवार स्ट्रक्चर्स कहते हैं, डेवार, ठीक है। ये डेवार के जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, डेवार स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो हमारे पास हैं दे आर कॉल्ड एज कैकूल, कैकूल स्ट्रक्चर्स हम इनको कहते हैं। और ये चीज भी आपने अपने पास ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का उसके बनाने के लिए जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, 80% कंट्रीब्यूशन ये है इसकी है और 20% कंट्रीब्यूशन इसकी है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखिएगा। लेस क्यों है, हालांकि ये 3 है। रीजन ये है कि एक पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बहुत लार्जर है, इतनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उतना ही बॉन्ड जो है वीकर होता है, तो चूंकि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन कम होती है। ये स्टेबल है समहाउ, इसलिए हम इनके कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, दे आर मच मोर स्टेबल। दैट इज व्हाई वी से दैट their contribution towards the actual structure is larger, ज्यादा होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, उनकी वजह से मैंने आपसे बात की, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये पाई बॉन्ड रिवॉल्व करेंगे, सर 2 सेम बना दिए दीवार वाले, 2 सेम बना दिए दीवार वाले। हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लो जनाब, ये लो। अब ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से बन गया, अब भी नहीं बना या बन गया, अब भी बन गया है, ये लो, ठीक है जनाब। सो ये हो गया, ठीक है अमार, अब ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इनके 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 तहत, यानी मूव करने के तहत हम जो स्ट्रक्चर बेंजीन का राइट करते हैं वो सर्कल राइट करके करते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है, और प्रिपरेशन मेथड में आप जानते ही हैं कि प्रिपरेशन मेथड में हमें सिर्फ रीजन का पता होना चाहिए, रिएक्शन कंडीशन का पता होना चाहिए, यानी कैटलिस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है डी हेलोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब कि हाइड्रोजनेशन, ठीक है, मतलब हम हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएंगे फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेन। इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन रिक्वायर होती है वो आप नोट डाउन करेंगे, अपने पास मार्क करेंगे। वैसे तो मुझे इसकी स्लाइड बनाने नहीं चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इवनिंग की जो क्लास हमारी होगी उसमें चैप्टर नंबर 5 की स्लाइड्स होंगी, वो मैं आपके लिए अपलोड भी करूंगा, सिर्फ आप वो पढ़ेंगे। चैप्टर को थॉरली पढ़ने की जरूरत ऐसा नहीं होगी, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस केस के में, चैप्टर नंबर 5 के केस में, ठीक है। डी हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो प्लैटिनम हम इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन है, वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ये आप रखेंगे ध्यान में, ठीक है। बाकी ऐसी तालीम के थ्रू भी आप बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें आप ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको आप जो है सर्कल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज हमें रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को बिल्कुल कतन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड मींस मिक्सचर, इन तमाम का मिक्सचर है ना, इन तमाम स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर हम लिखते हैं, ठीक है जी। शो करते हैं डिवार स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली बेंजीन का शो करते हैं स्ट्रक्चर डिवार स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अल्केन्स है, अल्केन्स में आप एक ओपन चेन अल्केन को कैसे बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, सो उसके लिए आपके लिए कैटलिस्ट रिक्वायर होता है, और वो कैटलिस्ट बेसिक तौर पे हमारे पास कुछ चीजों का मिक्सचर है, और वो कौन कौन सी भाई, क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इन तीनों का हम मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, और वो हम कहते हैं कि उसके लिए उसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। बाकी टेम्परेचर कंडीशन है, ठीक है, वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम कहते हैं कि कंडीशन टेम्परेचर की रिक्वायर है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो उसको हम रेड करवाते हैं विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को जो है इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू बेंजीन प्रिपेयर होता है। बाकी एक और हमारे पास मेथड है जिसमें हम फिनोल के थ्रू बेंजीन बनाते हैं, वो सिर्फ जिंक का इस्तेमाल करते हैं। जिंक के थ्रू हमारे पास जो है ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन रह जाता है, तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल मैं करूंगा, अपलोड करूंगा इस्दान, बिल्कुल अपलोड करूंगा, वो बेफिक्र है भाई, बनाइए आप लोगों के लिए, इसको अपलोड तो करना ही है इसको, ठीक है। एक और मेथड है जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ऐड करवाते हैं विद वाटर, ठीक है। वाटर से ऐड करवाने के बाद और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी कि एसिड हम बेंजीन गेट करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होगा। अब वर्ड्स फेडिक रिएक्शन है, और वर्ड्स फेडिक रिएक्शन के अंदर आपने जो चीज जहन में रखनी है वो बेसिक तौर पे क्या है कि 1864 के अंदर जो है ये सिंथेसिस जो है, हमने कहा कि वर्ड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन वाज एक्सटेंडेड बाय फेटिक इन 1864 टू द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए हम वर्ड्स फेडिक रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है, उसके साथ हम रेड करवाएंगे किसी एक कंपाउंड को, जिसके थ्रू हम इस बेंजीन के अंदर एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये काम 1864 में फेडिक रिएक्शन, फेडिक जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक है। जैसे आप इसको जो है अंडरलाइन करेंगे। बाकी जो है क्या कहते हैं रिएक्शन है इसका, कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, आप एक तो बेंजीन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, बेंजीन का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बेंजीन हम लेंगे जो कि क्लोरोबेंजीन है, यानी कोई हेलोजन कैरी करने वाली बेंजीन होगी। अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम इनको रिएक्ट करवाएंगे विद मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल, ठीक है। और इसके थ्रू हमारे पास रिएक्शन होगा, जिसके थ्रू हम गेट करते हैं क्या, NaCl गेट करते हैं, और साथ में हमारे पास आ जाता है अल्काइल नाइट्राइल, सॉरी एरोमेटिक जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था सर, अल्कीन में बॉन्ड लेंथ बेंजीन से कम होती है, से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैंने बेंजीन वैसे तमाम की तमाम जो है ना बॉन्ड लेंथ मैंने मेंशन करवाई थी, आप लोगों को मार्क करवा दी थी, आपकी बुक में भी मौजूद है। टेस्ट में आपको बताऊं कि टेस्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 और 5 का इकट्ठा है, सो इस पर टेस्ट नहीं ले रहा अबूबकर, हम जब नेक्स्ट हाफ करेंगे, यानी कि नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे इवनिंग में, सो उसमें आप लोगों का टेस्ट आ जाएगा, उसमें आप लोग टेस्ट देंगे चैप्टर 9 और 5 का इकट्ठा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम कहते हैं कि सर अल्कीन में बॉन्ड लेंथ बेंजीन से कम क्यों होती है। रीजन यही है कि बेंजीन जो है वो एक, आप कहते हैं कि क्लोज चेन कंपाउंड है, और क्लोज चेन कंपाउंड में जो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है। डीलोकलाइज की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश में कम होती है, ठीक है। टाइम मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे, टाइम मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो है थोड़ा सी कंफर्मेशन मिल चाहिए है, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जनरल मैकेनिज्म, यानी अब हम रिएक्शन की बात हम करने लगे हैं, सो हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। बेंजीन ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक नहीं करवाता, बेंजीन हमेशा जो है, बेंजीन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, ठीक है। जरा आपने ये चीज एक तो नोट डाउन करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि बेंजीन इटसेल्फ जो है, बेंजीन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं, ये शील्ड है, ठीक है, इनमें डीलोकलाइजेशन होती है। सो बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन गिविंग सोर्स है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन गिविंग सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही ये करेगा, ठीक हो गया। बाकी जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं, क्वेश्चन जो बार बार आप लोग कर रहे थे इवनिंग की क्लास की, तो इवनिंग क्लास हम 6 o'clock लेंगे, 6 बजे हम क्लास जो है इवनिंग की आपकी लेंगे, इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, और वो थ्रू स्लाइड्स होगा जो मैंने आज आप लोगों को जैसे जो है करवाई थी, उसी तरह की स्लाइड्स हम जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन सोर्स है ये बेसिक तौर पे, ठीक है। बाकी जहां तक बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो आप जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए चूंकि बेंजीन बहुत स्टेबल है, तो उसके लिए जो है हम कहते हैं कि हम एक सूटेबल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो कैटलिस्ट करता क्या है कि जो हमारा सेकंड रिएजेंट है जिसको हम ऐड करवा रहे होते हैं विद बेंजीन, वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस करेगा। जैसे अगर आप सॉरी भाई, एक तो गला जो है वो थोड़ा सा बैठ चुका है बोल बोल के, सो मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा अपडेट हो जाए, हम जो है दोबारा से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर लें। अच्छा,
अगर हम बात करते हैं भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात जहां तक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर होता क्या है कि जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो रीजन हमारा सेकंड रीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस करता है, उसको जो है बढ़ा देता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास लेट्स सपोज ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br2, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसको जो है इसकी एडिशन करवाता हूँ, इसको रेक्ट करवाता हूँ विद बेंजीन, तो इसके लिए हम FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं, Fe जो है Br का इस्तेमाल करते हैं। और FeBr3 करता क्या है कि इस रीजन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस कर देगा, इसे कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, FeBr4 नेगेटिव में और Br पॉजिटिव में। अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अब ये बेंजीन पे अटैक कर सकता है और बेंजीन सेलेक्ट कर सकता है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन में लग सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ जो आगे आने वाले रिएक्शंस हैं उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, रीजन आपने जो है मार्क करना है, जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वो मार्क करना है, फाइनल प्रोडक्ट, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट जो आप करेंगे। सो हेलोजिनेशन के अंदर जो आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास आयरन या आयरन ब्रोमाइड, आयरन क्लोराइड, आयरन आयोडाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन के हम क्या रीजन ले रहे हैं नेक्स्ट वाला जिसके हम रेड करवाएंगे बेंजीन को, ठीक है। आपने इसको मार्क कर लेना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारे पास ये रिएक्शन है बेसिक तौर पे जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन जो है जब वो रिएक्ट करवाता है बेंजीन के साथ अपने आप को, सो उसमें हम कहते हैं कि सनलाइट की मौजूदगी जरूरी है, ठीक है। ब्रोमिनेशन होगी या हम जो है क्लोरीनेशन करते हैं, सो इन दोनों के लिए हम कहते हैं कि सनलाइट रिक्वायर है, ठीक है। सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट आउट होता है, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज आपने जो है और नोट डाउन करनी है इसी हेलोजिनेशन के अंदर कि जब आप सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हो तो सनलाइट की मौजूदगी में अगर जो बेंजीन जो है वो कोई एक सब्स्टिट्यूशन कैरी कर रहा है, ये वाली, ठीक है। सो हेलोजिनेशन जो है वो बेंजीन के ऊपर नहीं होगी, बेंजीन की जो रिंग है वो इंटैक्ट रहेगी, हेलोजिनेशन का प्रोसेस यहां पर होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि सनलाइट की मौजूदगी में जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है वो कहां होना है, वो इस सब्स्टिट्यूशन के ऊपर होना है, इस रिंग के ऊपर नहीं होना। ये रिंग इंटैक्ट रहती है, ये रिंग जो है अपनी फायदे को चेंज नहीं करती, एरोमेटिसिटी इसकी बहाल रहती है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है अल्काइल की फॉर्म के अंदर, इस पे जो है हम कहते हैं कि हेलोजिनेशन होती है। और मेंशन भी किया है, फर्स्ट टाइम आप हेलोजिनेशन करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, अगर आप सेकंड टाइम करेंगे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, और अगर लास्ट टाइम करेंगे तो बेंजो ट्राई क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो आपको ये नाम और इनके स्ट्रक्चर्स का जरूर पता होना चाहिए कि अगर एक हेलोजन आपने लगा दिया विद रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, दो अगर आप रिप्लेस करवा देते हो तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, और अगर तीन करवाते हो तो बेंज, ठीक है जी, हमारे पास ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रेशन के लिए जो आप कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हो, जो रीजेंट आप इस्तेमाल करते हो नाइट्रेशन के लिए, आप क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हो, सो नाइट्रिक एसिड आप ऐड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, नाइट्रेशन के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या आप कह लें कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है वो बेसिक तौर पे क्या है, जब आप H2SO4 को रेड करवाते हो विद HNO3, सो इसके थ्रू जो चीज आप गेट कर रहे होते हो वो NO2 पॉजिटिव है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये रेड करता है, ये अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। सो नाइट्रेशन के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करता है थ्रू आउट द रिएक्शन और नाइट्रेशन करता है। बाकी सल्फोनेशन की जहां तक बात है, सो सल्फोनेशन के अंदर अच्छा यहाँ पर एक टेम्परेचर कंडीशन भी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी मेंशन आप करेंगे अपने पास, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सल्फोनेशन की जहां तक बात है, सो सल्फोनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाओगे विद बेंजीन, क्योंकि सल्फोनिक एसिड आपने ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, और बेंजीन की जब सल्फोनेशन हो रही होती है तो इस सूरत में हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आप कह लें या सेकंड रीजेंट है जो रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, हम कहते हैं समहाउ जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 होता है, ठीक है। ये SO3 रिएक्ट करता है, अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, और इसके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन से लगने वाला फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, बेंजीन का विद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वो किसके साथ होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो होता है डायरेक्टली सल्फर के साथ, ठीक है। सल्फर के साथ होता है बॉन्ड होता है बिटवीन सल्फर एंड
कार्बन, ठीक है, कार्बन और सल्फर के दरमियान बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तीन चार चीजें जो थी, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई, आपने नोट डाउन कर लेनी है अपने पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन के लिए एक ही तरह का जो है कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 हम जो है इस्तेमाल करते हैं फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए और असाइलेशन के लिए। अल्काइलेशन के अंदर हम अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन के अंदर, और असाइलेशन के अंदर हम असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसाइड द बेंजीन रिंग, ठीक है। यानी अल्काइलेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपल बेंजीन के ऊपर हम एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। और असाइलेशन में क्या होता है कि हम जो है बेंजीन के साथ एक असाइल ग्रुप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा असाइलेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसके थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और ये अल्काइलेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एडिशन रिएक्शंस हैं, जिसमें कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, जिसमें आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। और टेम्परेचर रिक्वायर है जो कि 200 एटमॉस्फेरिक डिग्री सेंटीग्रेड है, या प्लाटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन प्लाटिनम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में आप हेलोजनेशन का प्रोसेस करेंगे, तो उसके थ्रू जो है आप हेक्सा ब्रोमो, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, आप गेट करेंगे। या इवन कि अगर आप जो है क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन जो है वो साइक्लो हेक्सेन जो है डेवलप करेंगे, ठीक है। सो ये सनलाइट की मौजूदगी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्टली तो आप एडिशन होगी हाइड्रोजन की। अगर आप सनलाइट की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप यहां तक कर सकते हैं। आप लोगों की बातें वैसे खत्म हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है वैसे कि आप लोगों ने थोड़ी सी बातें कम कर दी हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग कर सकते हैं साथ में। अभी तक हमारा चूंकि चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और शुक्र है हमने कि टारगेट कंप्लीट कर दिया। हमारे पास से चैप्टर एक 5 रह गया है, वो हम करेंगे इवनिंग के अंदर, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, तो हमारे पास कंबशन का प्रोसेस, हम डायरेक्टली बर्न करते हैं बेंजीन को, और बर्निंग के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डेवलप होता है। लेकिन अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 है कि जिसका इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसमें हमारे पास फर्स्ट बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, और अगर आप उसको वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो मैलिक एसिड की डेवलपमेंट होगी। आपने जस्ट रीजन याद रखना है, और इसके थ्रू बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप मार्क करेंगे, उसका आपको जो है जरूर अंदाजा होना चाहिए। ओजोनोलाइसिस है जिसमें कि आप ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, ओजोनोलाइसिस के थ्रू पहले आप डेवलप करते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, फर्दर जो है उसको आप जिंक से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास बनता है ग्लाइओक्सल। क्वेश्चन बताएं जल्दी से, अभी तक यहां तक कुछ है तो आप बता देंगे जल्दी से। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भी। आप लोग क्वेश्चन मुझे मतलब या तो आप लोग लिख नहीं रहे हैं या मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं, कोई एक बात तो जरूर है। जी क्वेश्चन है आप लोगों का कोई? बाकी ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन रिएक्शन है जिसमें कि अगर आपके पास जो है बेंजीन है, ठीक है, और उसके अल्काइल ग्रुप एज अ साइड चेन रिएक्शन के तौर पे मौजूद है, साइड चेन के तौर पे अगर लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जैसे ये लेट्स सपोज है, सो इसमें आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं सिर्फ इसकी, ठीक है। सिर्फ आप जो है इस ग्रुप की जो है ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको ऑपरेट करवाते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसकी आप जो है ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको आप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप करेंगे बेंजोइक एसिड के अंदर इसे आप कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे सो उसमें आप एलिमेंटल या एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये डायरेक्टली रिएक्ट करते हुए इसे कन्वर्ट करेगा इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। और इसके अलावा आप जो है सिर्फ KMnO4 नहीं, इनके आपने क्या किया हुआ है, कमेंट्स नहीं आ रहे, देखी जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, काफ़ी देर हो गई। वैसे ये बहुत अच्छी क्लास बन गई है, बहुत मतलब डेडिकेटेड, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं आ रहा या कुछ भी नहीं लिख रही है। शायद हो सकता है कि विजिबल नहीं है या क्या मसला है। अच्छा, बाकी मैंने आपसे कहा कि आप KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए।
लास्ट हमारे पास ओरिएंटेशन है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी जो है आप बेंजीन की बात करते हैं, अगर एक ग्रुप ऑलरेडी अटैच हो बेंजीन के साथ, तो उसमें उसकी मौजूदगी में अगर उस पर आप सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहेंगे, तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई पॉसिबल वे में एक, दो या जो है तीसरी, थर्ड, यानी कोई भी हमारे पास एक जो है पॉसिबल वे में हमारे पास पोजीशन बन सकती है। तो वो ऑर्थो पे लगेगा या वो मेटा पे लगेगा, ठीक है, या पोजीशन पे लगेगा। यानी इनमें से किसी एक पोजीशन के ऊपर आपका जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो आकर अटैच होता है, वो आकर लगेगा, वो आकर जो है अपने आप को जोड़ेगा, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास, देखो मैंने आपको बताया ना कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इट विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ द अपकमिंग सेकंड ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है वो अपने आप को किस पोजीशन पर लगाए, किस पोजीशन पर जोड़े, ठीक है। सो इट मींस कि ये डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो या तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है या ये मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं दे ऑलवेज एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ठीक है। आपने ये चीज नोट डाउन करनी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्टिवेट बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, रिंग एक्टिवेशन करते हैं, रिंग एक्टिवेशन करते हैं। अब इसका सिंपली मतलब क्या होता है एक्टिवेशन, रिंग एक्टिवेशन कैसे होती है? हम कहते हैं कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हम कहते हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मजीद आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, सो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बआसानी आ सकता है और अटैच हो सकता है बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ग्रेटर हो चुकी है इनसाइड द रिंग। सो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है करेंगे रिंग एक्टिवेशन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द रिंग, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं टू द रिंग, ठीक हो गया। और यहां लिस्ट मौजूद है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज की, जिसमें कि आपने देखा यहाँ पे उसको मार्क भी करेंगे अपने पास, ठीक है। मिथाइल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेलोजन है, उसके बाद हाइड्रोक्सिल है, अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और जो हमारे पास NCH3 ठीक है, और एल्कोक्सी यानी कि हमारे पास जो है OCH3 ग्रुप है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, दे ऑलवेज एक्टिवेट द रिंग, ठीक है। और एक्टिवेशन के थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है रिंग के अंदर, और ये हमेशा अपकमिंग जो आने वाला हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लोकेट करते हैं, ठीक है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इसकी बात से अगर हम बात करें, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि ये क्या करता है, ये जो है रिंग जो है, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट करता है, रिंग डीएक्टिवेशन करता है, ठीक हो गया। और रिंग डीएक्टिवेशन करते हुए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करवाता है फ्रॉम द रिंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करता है, उनसे गेन करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा फ्रॉम द रिंग, ठीक है जी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है हमारे पास, रिंग डीएक्टिवेशन करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है फ्रॉम द रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहां पर उसकी लिस्ट मौजूद है कि वो कौन से ग्रुप हैं कि जो एज अ मेटा के तौर पे बिहेव करते हैं। लिस्ट मौजूद है, ये वो ग्रुप हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं फ्रॉम द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है इनसाइड द रिंग, और हम कहते हैं कि फिर इस पे जो है सब्स्टिट्यूशन का होना मुमकिन नहीं रहता, या हम कहते हैं कि डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मुमकिन नहीं रहती, ठीक है, रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है रिंग की, ठीक हो गया। बाकी जो है लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी कंपैरिजन बेंजीन, अल्कीन और अल्काइन का, ठीक है। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक क्या कहते हैं, एक समहाउ ऑर्डर है, उसमें अल्कीन जो है मोर ग्रेटर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्काइन, ठीक है। यानी अल्काइन की निस्बत बेंजीन की रिएक्टिविटी
ग्रेटर है, ठीक है। इवन अल्केन की निस्बत बेंजीन की एक्टिविटी ग्रेटर है। क्यों? बेंजीन जो है हम जानते हैं कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड कैरी करता है, लेकिन चूंकि इसमें हाई डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस होता है, सो डीलोकलाइजेशन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इस वजह से अल्कीन की निस्बत इसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। मैं आप लोगों से इस वक्त तक के लिए इजाजत चाहूंगा। आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इवनिंग में है और 6 o'clock यानी जो शाम के 6 बजे का लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। उसमें हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 की जो स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप लोगों को जो है वो सेंड कर दूंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप लोग वहां से जो है देख सकते हैं अपनी जो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, उस पर आप लोगों को मिल जाएगी ये स्लाइड्स, ठीक है। और बाकी जो है क्या कहते हैं, आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपने कुछ पूछना भी हो तो इवन आप उसी में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज एमसीक्यूज की चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड भी, इवन चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड भी अभी जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप मेरी प्रोफाइल पर देख लीजिएगा। जो कंफ्यूजन होगी चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। 8 के प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने आपको जो है सेंड कर दिए थे थ्रू पोस्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को जिस जो है अब जाके वो जो हमारी स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। शाम को 6 बजे हम मुलाकात करेंगे। 6 बजे हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है। छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। स्लाइड्स के थ्रू हमने देखा आज और बहुत आसानी हो जाती है समझाने में, क्योंकि शॉर्टर यानी कहते हैं समहाउ शॉर्टकट्स होते हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ वो, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।